सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द एग्जाम मार्क। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल द एग्जाम मार्क पे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। ठीक है, आ गए हैं हम अपना दूसरा सेशन लेके, MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 इन वन शॉट मिनी मैराथन ऑफ MSN 2। ठीक है, तो इस मैराथन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट, दैट इज 12। पूरा हम लोग MSN 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो गेट रेडी, शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत से सेशन को। आगे बढ़ते हुए लेट्स सी द चैप्टर्स, कितने यूनिट्स हैं हमारे इस मिनी मैराथन में जो हमें कवर करने हैं। राइट, तो फर्स्ट यूनिट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ डिसऑर्डर ऑफ नोज, आईज, ईयर एंड थ्रोट, ENT। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ENT का। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है आई का। थर्ड है किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे रिलेटेड टू किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम, सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप सभी को हमारे इस चैनल का नोट्स चाहिए, चाहे वो कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट ही क्यों ना पढ़ा रहा हो, ठीक है, तो कोई भी अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। इजीली आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अल्टीमेटली जैसे सिमिलरली हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 एंड 20, 12। ठीक है, अप टू 12 चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 1, दैट इज यूनिट 1, डिसऑर्डर ऑफ ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो हमारा ENT होता है इसको साथ क्यों पढ़ते हैं। हाँ, आई को क्यों नहीं नोट कर लिए। हाँ, दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा ना कि जो ENT होता है उसको हम साथ में क्यों पढ़ते हैं। वाई नॉट आईज एंड माउथ, वाई नॉट एनी अदर ऑर्गन और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज कंसिडर्ड कलेक्टिवली इन दिस यूनिट। ठीक है, दिमाग तो लगाया होगा ना कि पूरा यूनिट ये जो ENT है तीनों एक में क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा जो ईयर, नोज एंड थ्रोट तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। समझ में आप सभी को, तो हमारे ईयर हो गए, ईयर, नोज एंड थ्रोट तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी अगर एक में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, अगर एक ऑर्गन में प्रॉब्लम आई तो इट कैन कॉज और इट कैन स्प्रेड, फैल सकता है हमारे एक ऑर्गन से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग कलेक्टिवली, एक ही साथ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है हमारे ENT में, नाम से ही पता चल रहा है ईयर होगा, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो हम लोगों ने पहले अपने सेमेस्टर 1 में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नॉर्मल पढ़ा होगा, और हम लोग 10th एंड 12th एंड 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर एंड इनर, मिडिल एंड एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, एक बाहर, एक अंदर और एक बीच का। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग क्विक रिव्यू लेते हैं। वो ऐसे ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे आउटर ईयर में पाए जाते हैं, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे मिडिल ईयर में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनर में कौन से पाए जाते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ठीक है, तो एक्सटर्नली क्या दिखता है हमारा। ठीक है, कोई इंसान बाहर से खड़ा हुआ है तो एक्सटर्नली आप सभी को क्या दिख रहा है, ईयर पिन्ना। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बाहर से साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, बाहर से साउंड वेव्स जो आती हैं उन्हें कलेक्ट करने का काम जो होता है हमारे ईयर, एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना का होता है। राइट, उसके बाद यू कैन सी हियर कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर कैनाल। मैं आप सभी को एक बार डायग्राम बताता हूँ, नॉर्मल डायग्राम। सपोज दैट इट इज एक्सटर्नल ईयर, दैट इज पिन्ना, और ये हमारा ईयर कैनाल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, ये मिडिल ईयर के पार्ट होते हैं, और इधर कॉक्लिया बना होता है। ठीक है, ये रफ डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे नर्व, जो ऑप्टिक नर्व गई रहती है वो है। तो ये पार्ट हो गया हमारा एक्सटर्नल ईयर का। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट हो गया, मिडिल ईयर का, और अल्टीमेटली ये कौन सा पार्ट हो गया, इनर का। ठीक है,
तो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एक्सटर्नल ईयर है क्या है, मिडिल ईयर क्या है और इनर ईयर क्या है। तो एक्सटर्नल ईयर में जो बाहर से जो अपीयरेंस दिखता है हमें, ठीक है, जो इंसान, सपोज कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो इंसान सामने से खड़ा हुआ है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल ईयर, जो कि ईयर पिन है, और ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी यानी जो साउंड कैनाल यानी कोई रास्ता है जहाँ से साउंड वेव आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू इंटरनल ईयर, ठीक है, मिडिल को क्रॉस करते हुए इंटरनल में जाते हैं। लाइक कोई साउंड वेव आई, पहले तो ईयर पिन्ना उसे कलेक्ट करेगा, फिर ईयर कैनाल में वो साउंड जाएगा, फिर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम भी कहते हैं, ठीक है, इसको स्ट्राइक करेगा आके, फिर ईयर ड्रम में वाइब्रेशन शुरू होंगे, ठीक है, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन शुरू हुए और ये वाइब्रेशंस पास हुए टू द ईयर ऑसिकल्स यानी जो 3 हड्डियां होती हैं, 3 बोन्स, नेलियस, इनकस एंड स्टेपस, इन तीनों के थ्रू जो वाइब्रेशन है आके यहाँ ओवल विंडो में जाएगा। सिमिलर अल्टीमेटली ये जो साउंड वेव है कॉक्लिया में होगा और साउंड वेव सेंसरी नर्व्स के पास जाएगा और जो कौन सा एग्जैक्ट साउंड हमने परसीव किया हुआ है वो ब्रेन तक लेके जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मैकेनिज्म। हियरिंग का मैकेनिज्म क्या है, एक्सटर्नल ईयर साउंड कलेक्ट किया, ठीक है, ईयर कैनाल के थ्रू, मिडिल ईयर के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक किया और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ उसके आगे कौन सा है, हमारे 3 हड्डियां हैं, ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेपस, ये जो ईयर ऑसिकल्स कहे जाते हैं, इन पे वाइब्रेशंस आगे बढ़ा, पहले तो वाइब्रेशन आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है, और ये उसके बाद ये वाइब्रेशंस आगे 3 हड्डियों में गया, उसके साथ अल्टीमेटली एट द लास्ट इनर ईयर में वाइब्रेशंस पहुंच गए, ठीक है। तो मिडिल ईयर में क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन में, वाइब्रेशंस के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिशन होता है वाइब्रेशंस का अल्टीमेटली विच इज केम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट थ्रू द एक्सटर्नल ईयर कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में स्ट्राइक हुआ, ईयर ऑसिकल्स के थ्रू आगे बढ़ेगा इनर, फिर वो साउंड वेव कॉक्लिया में आएगा, ठीक है, जो कि किसके में रिस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग एंड बैलेंस में, जो इनर ईयर में कॉक्लियर होता है, ठीक है, कॉक्लियर सिस्टम एंड वेस्टिब्यूल्स जो होते हैं ये हमारे हियरिंग और बैलेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉक्लिया कन्वर्ट साउंड वेव टू नर्व सिग्नल्स, ठीक है, एंड मेंटेन बैलेंस, 2 काम होता है इसका, सुनना और बैलेंस करना। उसके बाद ऑस्ट्रिचियन ट्यूब, व्हाट इज ऑस्ट्रिचियन ट्यूब, ऑस्ट्रिचियन ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है जो कि हमारे ईयर से कनेक्टेड थ्रोट में होता है, ठीक है। तभी कोई आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमने अगर कोई मेडिसिन कान में डाली हुई है तो अल्टीमेटली वो गले तक पहुंच जाता है थ्रू द ऑस्ट्रिचियन ट्यूब, इसी ट्यूब की वजह से जो कि ईयर से आके थ्रोट में कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसका काम बहुत सिंपल है, ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है, ठीक है, अगर ईयर ड्रम पे एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है तो वो प्रेशर इक्वलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रिचियन ट्यूब। उसके बाद आगे बढ़ता है, ईयर ओवर हो गया, नोज में आगे 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, जो क्या क्या करती है, एयरवे एंट्री एंड फिल्टर, एयर एंटर होता है हमारे नोज के थ्रू, अल्टीमेटली जो स्मॉल फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज में, उनका काम ये होता है फिल्ट्रेशन करना। म्यूकस मेम्ब्रेन भी है हमारा, ठीक है, सो म्यूकस मेम्ब्रेन भी यही, इन सबका अल्टीमेटली काम क्या होता है, एयर को फिल्टर करना, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोज फिल्ट्रेशन और एंट्री ऑफ एयर, क्लियर। आखिर हवा हम लोग अंदर ले कहाँ से रहे हैं, ये हमारा नोज ही तो है, ठीक है, तो नोज के थ्रू हवा को अंदर लिए, तो नोज में जो हमारे नॉस्ट्रिल्स, 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इसमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, अल्टीमेटली फिल्टरिंग का काम करता है। फिल्टरिंग का काम मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आ रहा है बहुत ही गंदा है, उसको हमने फिल्टर करके साफ चीज़ भेज दिया, वही अप्लाई कर दो एयर पे। कोई पॉल्यूटेड एयर हमने लिया, सपोज इट इज़ फुल ऑफ डस्ट एंड फुल ऑफ बैक्टीरिया, तो हमारे इनर हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होगा उनको फिल्टर करना, यानी जितने भी बैक्टीरियाज और डस्ट प्रेजेंट हैं वो स्टक हो जाएंगे मेम्ब्रेन पे और फिल्टर कर लेगा एयर को। अल्टीमेटली पर्पज़ ये है हमारा, फिल्टर एयर को अंदर भेजना। नेसल कैविटी, टर्बिनेट्स इंक्रीज सरफेस एरिया, यू कैन सी इन द डायग्राम देयर आर टर्बिनेट्स, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और फिल्टर वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाई द एयर, हाउसेज olfactory receptors. What are the olfactory receptors? नेसल कैविटी में हम लोग देखेंगे जो एयर अंदर आया है उसको फिल्टर करने के बाद उसको ह्यूमिडिफाई किया जाएगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में हमारा एयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में हमारा एयर प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर और हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर सेम नहीं है,
ठीक है। तो वो जो हवा हमने बाहर से ब्रीथ किया हुआ है, ब्रीद इन किया हुआ है, तो उसको अपने बॉडी के टेम्परेचर में मेंटेन करना, वो होता है ह्यूमिडिफाई करना एयर को। ठीक है, फिल्टर किया, फिर अल्टीमेटली जाके वहाँ पे ह्यूमिडिफाई किया, राइट, ह्यूमिडिफिकेशन। उसके बाद उसमें ऑल्फैक्टरी हाउसेस, हाउसेस मीन्स यहाँ पे हमारे नेसल कैविटी में ही क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेल्स का काम ये होता है, सेंस ऑफ स्मेल का काम होता है। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, कोई चीज़ हमें स्मेल हो रही है, ये सिर्फ ऑल्फैक्टरी लोब्स या ऑल्फैक्टरी सेल्स की वजह से ही हो रहा है, तो नेसल कैविटी में वो पाया जाता है। पैरानेसल साइनसेस, यू कैन सी इन दैट डायग्राम देयर आर साइनसेस मींस होल्स, जो कि एयर, ये जगह खाली है, आप देख सकते हैं, दीज ऑल आर द साइनसेस, एम्प्टी स्पेसेस। हमारे फेशियल बोन में, हमारे स्कल में जो हमारा फेशियल बोन आता है, यहाँ पे साइनसेस प्रेजेंट है। साइनसेस जो होते हैं वो एम्प्टी, खाली जगह होती है। ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस होता है उसका काम क्या होता है, हमारे स्कल को पहले तो हल्का बनाता है। ठीक है, हल्का बनाएगा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ओरल कैविटी पे। ओरल कैविटी इन्वॉल्व चीविंग, स्पीकिंग एंड मैस्टिकेशन, सॉलोइंग एंड स्पीच फॉर्मेशन। माउथ कैविटी में टीथ है, टंग है। ठीक है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो खाना को चबाना, शेविंग करना, मैस्टिकेशन करना और खाने को निगल जाना। ठीक है, खाने को पहले सलाइवा के साथ मिक्स करेंगे और अल्टीमेटली खाना निगलना होता है, राइट। तो वो ओरल कैविटी में काम होता है। उसके बाद देखेंगे फेरेंक्स। फेरिंग्स, लैरिंग्स, दो चीज़ होता है, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, कभी कंफ्यूज मत होना। फेरिंग्स मतलब कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, जहाँ पे हमारा एयर और फूड का पैसेज अलग होता है, उस पॉइंट को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव। उसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स मीन्स इसको और और नाम होता है इसका, वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है, वॉइस प्रोडक्शन में काम करता है। ठीक है, फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया वही विंड पाइप। विंड पाइप, ट्रैकिया क्या काम होता है, ट्रैकिया का काम हवा को नीचे ले जाना होता है। ठीक है, अल्टीमेटली ट्रैकिया, फिर ब्रोंकिया, ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, अल्टीमेटली एल्वियोलाई। हवा का पाथवे, एयर का पाथवे यही है। कंटेंस वोकल कॉर्ड, जो कि वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोड्यूसेस वॉइस एंड प्रोटेक्ट एयरवे। ट्रैकिया एयर को ले जाता है ब्रोंकिस तक। थायराइड ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज इन MSN1। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? थायराइड का काम क्या होता है, T3 T4 हार्मोन सेक्रेट करना होता है, जो कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ नोज, ENT। ठीक है, अब नोज थ्रोट ऐसे नहीं बोलूँगा, ENT बोलते हो ना शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें इस स्लाइड में हम लोग ये पढ़ने वाला है कि क्या क्या ऐसे कौन से मेजर्स, ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हमें करने हैं। लाइक हिस्ट्री कलेक्शन इज अ प्रोसीजर, फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ प्रोसीजर, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो गया, चाहे वो कोई भी इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेस्ट हो गया। ऐसा क्या करें हम जैसे हमें पता चल पाए, वी गेट टू कन्फर्म दैट इस पर्टिकुलर पर्सन को कोई बीमारी है। ठीक है, तो इस चीज़ डायग्नोसिस जानने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, जो भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं, अब वो हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन क्या, चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, पेन एंड पास्ट एंड फैमिली। चीफ कंप्लेंट्स देखें, कोई पेशेंट आया है, कंप्लेन कर रहा है मेरे फेस ईयर में पेन है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो दीज ऑल आर द चीफ कंप्लेंट्स। उसको पूछेंगे तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं ना है, इसके पहले कोई तुम्हें चोट लगी थी, कोई तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे उस पेशेंट की। ठीक है, इसके पहले ऐसे स्वेलिंग, मतलब कोई स्वेलिंग हुआ था या कोई डिस्चार्ज आ रहा था, मतलब पास्ट में, इसके पहले अगर कोई घटना घटित है तो आप बताइए। चीफ कंप्लेंट देखा हमने, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पूछा, और ड्यूरेशन एंड ऑनसेट, कब से स्टार्ट है। ठीक है, और स्टार्ट होता है पेन तो कितने देर तक होता है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ पेन। उसके बाद देखेंगे एसोसिएटेड सिम्टम्स। ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, जैसे पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, डिस्चार्ज हो गया, दिस ऑल ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ईयर असेसमेंट में। ठीक है, कान को देख के क्या असेस करेंगे, कान में दर्द हो रहा है वो देख सकते हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, कोई अपना डिस्चार्ज यहाँ से निकल रहा है वो देखेंगे। हियरिंग लॉस, पेशेंट खुद रिपोर्ट करेगा कि मुझे कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, पेशेंट खुद बोलेगा आके कि डॉक्टर साहब मुझे कम सुनाई दे रहा है। उसके बाद टिनेटस, एक साउंड होता है, ठीक है, ये भी प्रोड्यूस होगा, और वर्टाइगो
आगे बढ़ते हैं, नोज असेसमेंट। नोज, नाक को कैसे असेस करेंगे हम लोग, ठीक है। नेशनल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, स्नीजिंग एंड एपिस्टैक्सिस, स्मेल लॉस। नाक मैंने इसके पहले पढ़ाया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि नोज में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑल्फैक्शन होता है, तो उससे पता करेंगे स्मेल आ रहा है कि नहीं प्रॉपर, नॉस्ट्रिल्स ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, सांस लेने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही है, ठीक है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा यानी नाक में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है और प्रॉपर एयर अंदर नहीं जा पा रहा है। कोई डिस्चार्ज, राइनोरिया तो नहीं है, राइनोरिया मीन्स नाक बहना बोल सकते हैं, ठीक है। तो रनिंग नोज जिसको बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग या लॉस ऑफ नोज ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस, कोई नोज ब्लीड हो रही है। नोज ब्लीड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लाइक अगर कोई इंसान गिर जाता है तो हो सकता है नोज ब्लीड हो जाए, क्योंकि अगर चोट लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है होगा ब्लीडिंग, वो पूछेंगे। उसके बाद जनरल थ्रोट असेसमेंट करेंगे, शोर थ्रोट डिस्प्लेज या खाना खाने में कोई दिक्कत है या हॉर्सनेस तो नहीं है वॉइस में। फिर जनरल इंस्पेक्शन, देख के इंस्पेक्ट करेंगे फेस, नेक, ठीक है, नेक, फेस, पैरानेसल साइनसेस में देखेंगे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि स्वेलिंग होगी तो इंस्पेक्शन से, देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, ओटो मीन्स ईयर, इंस्पेक्ट ईयर कैनाल, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं अंदर और एग्जामिन करते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड तो नहीं है, ठीक है, अंदर कोई लीशंस फॉर्म तो नहीं हो रहे हैं। दीज ऑल कैन बी सीन इन द ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिर नेजल एग्जामिनेशन, नेजल नाक का एग्जामिनेशन करना, एंटीरियर राइनोस्कोपी, एंटीरियर मीन्स आगे का राइनोस्कोपी, कोई इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, ठीक है, कोई होगा राइनोस्कोप, लास्ट में स्कोप आ रहा है ना, ये कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो आगे कैमरा फिटेड होगा, लाइट फिटेड होगा, उसके हेल्प से हम लोग एग्जामिन करेंगे। स्पूटम, म्यूकोजा एंड पॉलिप डिस्चार्ज, कोई पॉलिप है, कोई एबनॉर्मल मास है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। फिर थ्रोट एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रोट में इंस्पेक्ट ओरल कैविटी, टॉन्सिल, फेरिंक्स, फिबुला, स्वेलिंग या एबनॉर्मलिटी तो नहीं, ये सब देखेंगे। हमारे थ्रोट में जितनी चीज़ें प्रेजेंट है, यूविला गंसिया, ये जो लटका रहता है ना अंदर, मुंह खोलने पे आईने में दिखेगा, उसको यूविला कहते हैं। उन सभी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे नेक एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक एग्जामिनेशन में यहाँ पे ये देखो हमारा जुगुलर वेन गया रहता है, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, पैल्पेट करेंगे, कोई लिम्फ नोड, हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहीं उसमें कोई पैल्पेशन मतलब पैल्पेबल तो नहीं है, इनलार्जमेंट तो नहीं हुआ है ना, कैंसर को पता करने के लिए चेक करते हैं। कहीं थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट तो नहीं हो गया, कहीं मास या टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। हियरिंग टेस्ट, विस्पर टेस्ट, वीपर टेस्ट, ऑडिटरी टेस्ट। विस्पर टेस्ट यानी एक पेशेंट को एक खाली रूम में बैठाते हैं, ठीक है, एक पेशेंट को खाली रूम में बैठाते हैं, फिर विस्पर मीन समझ रहे हो, विस्परिंग करना, बहुत धीरे धीरे बोलना, पेशेंट थोड़ा अप्रोप्रिएट दूर पे बैठा रहता है और उसको हम लोग धीरे से बोलते हैं और चेक करते हैं कि पेशेंट को ऑडिबल है कि नहीं है, ठीक है। विस्परिंग करना में एकदम धीरे बोलना। रनिस टेस्ट, वेबर टेस्ट, हमारे पास ट्यूनिंग फॉक होता है, फिर वाइब्रेट करके यहाँ पे लगाते हैं कान के पास, वाइब्रेशंस अच्छे से जाने कि नहीं उससे पूछते हैं कि आपको वाइब्रेशंस पहुँच रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे वाइब्रेट करके हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो इस रनिस टेस्ट से जो हमारा ट्यूनिंग फॉल के मदद से हम लोग वाइब्रेशंस चेक करते हैं कि हमारा जो एयर कंडक्शन है, यानी यहाँ से एयर में कंडक्शन हमारे कान तक कितनी देर में पहुँच रहा है, और यहाँ पे रख रहे हैं यानी बोन कंडक्शन कितनी देर में पहुँच रहा है। तो नॉर्मल होता है एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अगर ये यहाँ से हटा अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू एयर कंडक्शन तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है। ये रनिस टेस्ट और वेबर टेस्ट में देखते हैं। फिर ऑडिटरी वही सेम होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या देखेंगे, टिम्पैनोमेट्री, नेजल, एंडोस्कोपी, टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एग्जामिन करेंगे, कहीं परफोरेशन तो नहीं है, ठीक है, कहीं परफोरेशन तो नहीं है, कहीं पूरा ही फट गया है, ये सब चेक करने के लिए। थ्रोट कल्चर, थ्रोट कल्चर में क्या करेंगे, कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया वायरस किसी की वजह से ही होगा, तो थ्रोट कल्चर में हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप ये देखते हैं कि एग्जैक्टली किस बैक्टीरिया की वजह से हमें इन्फेक्शन हुआ है, और इससे ये हेल्प मिलती है कि हम लोग एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को कौन सी स्ट्रेन की बैक्टीरिया है, कैसा मेडिकेशन उस पर इफेक्ट करेगा, ठीक है, ये पता लगा सकते हैं। उसके बाद अदर इन्वेस्टिगेशन लाइक एलर्जी है, लैरिंगोस्कोपी, लैरिंग्स को इंडोस्कोप डाल के एंड बायोप्सी,
लारिंगोस्कोप को एग्जामिन करेंगे डायरेक्टली और बायोप्सी करेंगे विच इज कैंसर है या नहीं ये जानने के लिए। उसके बाद ईयर डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, डिफॉर्मिटीज से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मिटीज? मतलब ये मेरा कान है अच्छे से फॉर्म हो गया है, ठीक है, ये मेरा कान जो है अच्छे से फॉर्म हो गया है। मेनली जो मैक्सिमम पीपल होते हैं उनमें ईयर अच्छे से फॉर्म हो जाता है, तो उसे हम लोग डिफॉर्मिटी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, डिफॉर्मिटी मतलब कोई चीज़ बन रही हो और बनते बनते आधी अधूरी बनी हो या प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं बनी हो। ठीक है, इसे हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को कि डिफॉर्मिटी किसको कहते हैं? डिफॉर्मिटी मीन्स डी मतलब बना ही नहीं, फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यानी हमारा जो नॉर्मल है ये अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, आधा बना है, पूरा बना है, छोटा बना है, बड़ा बना है, इसको डिफॉर्मिटी बोल सकते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल शेप स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ ड्यू टू द ट्रॉमा। ठीक है, ड्यू टू द ट्रॉमा या कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से हमारा जो ईयर का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बन नहीं पाया है, उसे हम लोग एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी, दैट इज बेसिकली बाहर क्या दिख रहा है? हमारा ईयर पिन्ना ही तो दिख रहा है। हाँ, बाहर तो ईयर पिन्ना ही दिख रहा है ना, तो ईयर पिन्ना अगर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाया है किसके वजह से? या तो कॉन्जेनाइटल है या तो ट्रॉमा है, ये कॉज है। ठीक है, कॉजेज कॉन्जेनाइटल जो बचपन से कोई दिक्कत आ गई हो, या बर्थ ट्रॉमा हो, इंजरी, बर्न एंड इन्फेक्शन, कोई इंजरी आ गई हो कट के खलाश तो उसके वजह से भी आ सकता है। उसके बाद है बर्न, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई हो जिसमें इंसान जल गया हो, ठीक है, बर्न पेशेंट हो, उसका कान आधा जल गया हो आधा बचा हो, तो हाँ वो भी डिफॉर्मिटी के अंदर आएगा, क्योंकि फॉर्म तो अच्छे से हुआ था लेकिन अल्टीमेटली अभी तो फॉर्म नहीं है ना, आधा है, कम है, इधर से टूटा मुड़ा हुआ। तो कोई भी एक स्ट्रक्चरल चेंज आया तो उसको हम डिफॉर्मिटी में कंसिडर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इन्फेक्शन? किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है वो इन्फेक्शन बढ़ते गया हो और बढ़ते 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 इतना सीवियर हो गया हो ताकि इसे एम्पुटेट करना पड़े या रिमूव करना पड़े। पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे होता है? ठीक है, या तो कॉन्जेनाइटल इफेक्ट है या ट्रॉमा, एब्नॉर्मल डेवलपमेंट टू डैमेज्ड ईयर पिना और डैमेज्ड ईयर पिना, अल्टर्ड ईयर शेप, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम और हियरिंग डिफिकल्टी। मतलब कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर है, या तो कॉन्जेनाइटल है, या तो इन्फेक्शन है, या तो बर्न है, या तो ट्रॉमा है, किसी की वजह से हमारा क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ या फॉर्मेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एबनॉर्मल शेप आया। और अल्टीमेटली क्या कॉज हो सकता है? कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम यही अच्छे से दिखेगा नहीं ना, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स और हियरिंग लॉस भी हो सकता है अगर ज़्यादा डैमेज है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ठीक है, ईयर शेप एबनॉर्मल दिखेगा, अपीयरेंस अल्टर्ड होगी और रिड्यूस्ड हियरिंग समटाइम। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण क्या होंगे? अगर किसी को ईयर डिफॉर्मिटी है तो क्या क्या लक्षण होंगे? देख क्या सकते हैं हम लोग? कहानी आधा अधूरा बना होगा। ठीक है, पूछेंगे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं ना होती है, बोलेगा कम सुनाई देता है, तो ये साइन एंड सिम्टम हो गया। ठीक है, साइन एंड सिम्टम ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। अल्टर्ड शेप दिखेगा हम लोगों को, दिस ऑर द साइन शेप एंड सॉरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक मेजर्स क्या होंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, हियरिंग असेसमेंट, सिटी एंड डिफेक्ट, इंटरनल डिफेक्ट सस्पेक्टेड। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, कैसे कैसे हम लोग पता करेंगे? पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन से देख लेंगे, इंस्पेक्शन से देख लेंगे कि इसकी जो ईयर पिनस हैं वो अल्टर्ड हैं, यानी अपने जो उसका जो एक्चुअल शेप होता है उसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे इन्फेक्शन, एलर्जेसिक, अगर दर्द है तो, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे। और ओटोप्लास्टी, ये सर्जिकल सर्जरीज में आएगा, और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फिर से बना के देंगे हम लोग। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट, हियरिंग एसेस करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, अगर कोई इंजरी है तो वो प्रिवेंट करो, इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करो, ये हमारा हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद ओटेल्जिया। व्हाट इज ओटेल्जिया? एनाल्जिया। ठीक है, मतलब एनाल्जेसिक्स है ना, लास्ट में एल्जिया आता है, उसको पेन हम लोग कहते हैं। ओटो यानी ईयर, पेन इन ईयर। ठीक है, ओटेल्जिया यानी कान में दर्द हो रहा है। सिंपली सोचिए, जस्ट थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओटेल्जिया होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ओटेल्जिया? पेन इन ईयर। अब पेन क्यों हो रहा है? पेन क्यों हो रहा है? दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, वैसे तो अपनी लाइफ में है बहुत दर्द है, लेकिन ना बेसिकली जब हम ईयर की बात करते हैं तो व्हाट कैन बी द कॉज, व्हाट आर द कॉजेज विच लीड्स टू द पेन इन ईयर? कोई ट्रॉमा आ गया, ठीक है, ट्रॉमा यानी कोई एक्सीडेंट हो गया,
कोई इन्फेक्शन हो गया, टिम्पैनिक ईयर परफोरेशन, ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर, ठीक है, इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, मतलब ईयर में फ्रॉम द एक्सटर्नल मिडिल टू इनर कहीं भी दिक्कत आई तो दर्द कॉमन है, ठीक है, दर्द कहीं भी चोट छोटी सी लग जाती है, में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो ईयर में पेन तभी होगा ना जब हमारा इन सभी स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, या तो यहाँ पे चोट लग गया, या तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गया, या तो ये फट गया, या तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई। तो पेन इज कॉमन, बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम में आता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, पेन होगा, रेडिएटिंग पेन होगा जो जॉस तक आएगा, फिर पेशेंट इरिटेटेड रहेगा, फिर नॉइज सेंसिटिविटी, ऑलरेडी दर्द है, ऊपर से कोई बगल में खड़ा होकर चिल्ला रहा है, मन करेगा कि लगाएं, ठीक है। तो एथिक्स के हिसाब से काम करेंगे, उसको कुछ नहीं करना है, अपने वहाँ से दूर हट जाना है, या तो अगर वश में है तो बोलिए, शोर मत करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन मीन्स यू कैन डायरेक्टली विजुअलाइज द एक्सटर्नल और मिडिल ईयर, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है तो वो चेक कर सकते हैं। थ्रोट एंड डेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर दांत में कोई दिक्कत है, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, स्टिचिंग ट्यूब में इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, वो भी पता कर सकते हैं हम लोग, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। पेन है तो मैनेजमेंट में क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स, दर्द की गोली दे दो, दर्द का इंजेक्शन दे दो, इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक देंगे, वार्म कंप्रेशन एंड ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज, विच अंडरलाइन कॉजेज मतलब इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, एसएस पेन स्कोर, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन उसको बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, कैसे कैसे इन्फेक्शन से दूर रहना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, दिस ऑल द नर्सिंग मैनेजमेंट, अपना फील्ड है ये तो, ठीक है। फॉरेन बॉडी इन ईयर, फॉरेन बॉडी इन ईयर, फॉरेन मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हमारे लिए अनजान है, दूर है, फॉरेन है वो, ठीक है। तो सिमिलरली कान के लिए अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट है, लाइक कोई उड़ता हुआ इंसेक्ट ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, ये कान में इंसर्ट कर ले तो ये भी तो फॉरेन बॉडी में आएगा, ठीक है। तो फॉरेन बॉडी इन ईयर, कान में कोई फॉरेन बॉडी या तो वॉलेंटरली या तो इनवॉलेंटरली, या तो जान के या तो अनजाने में कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी कान में आ जाए, उसको ये कहते हैं फॉरेन बॉडी इन एयर। प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट in the external ear canal, either living or non-living, which may cause irritation, obstruction and complications. इरिटेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा और कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं, कुछ भी कान में लेके घुसा देते हैं, ठीक है। हैबिट ऑफ इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ लोग की आदत होती है, चाबी हो गया, ठीक है, टूथ पीकर हो गया, कुछ भी मिलता है वो बस कान में लगाए रहते हैं, ऐसे ऐसा करते करते। तो रिस्क फैक्टर्स पे वो भी हैं, हो सकता है वो उन्हें इंजरी का कॉज कर दे या उसमें टूट के रह जाए, ठीक है। इंसेक्ट, कोई उड़ता हुआ इंसेक्ट आके कान में घुस गया तो इट कैन कॉज साइन एंड सिम्पटम व्हाटएवर। लैक ऑफ सुपरविजन, डेवलपमेंटल क्यूरोसिटी, पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। फॉरेन बॉडी आया, कान में घुसा, ठीक है, इरिटेशन कॉज किया, पेन कॉज किया, फुलनेस, ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी हो, ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी हो गया, और अल्टीमेटली उसको ठीक ना करने पे इन्फेक्शन हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, कोई जस्ट अपने आप को रखिए इस सिचुएशन में, आपकी कान में कुछ अटक गया, आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के साथ तो ये हुआ होगा कि कभी बचपन में कोई खुरापात करते टाइम कान में कुछ रह गया हो, इरेजर, छोटे बच्चों का हरकत है, इरेजर डाल लेते हैं, ठीक है, पेंसिल घुसाए रहते उसमें, ठीक है, लीड टूट के रह गई, या ऐसे ही बहुत सारे लोग की हैबिट होती है, छोटे बच्चे ही नहीं बड़ों की भी बात है, ठीक है। तो कोई भी हो गया, जस्ट अपने आप को रख के इमेजिन करो कि अगर कान में कुछ घुस जाए तो भारी लगेगा, ठीक है, भरा भरा लगेगा, फुलनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, भारीपन लगेगा, हैवीनेस लगेगा, और साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ये हमें पता रहेगा कि कोई रुकावट आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से साउंड अच्छे से सुनाई दे देगा, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पेन कॉज कर सकता है, और उसको अगर ट्रीट ना किया गया तो इन्फेक्शन अल्टीमेटली सीवियर होते गया तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन लाइकवाइज। तो ये हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक है। नाउ डायग्नोसिस, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, बस कान के अंदर कुछ घुसा है, बाहर से नहीं देख पाएंगे हम लोग, और वैसी बात है, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने हो, फिजिकल एग्जामिनेशन से तो
हाँ पता लगा सकते हैं। और हिस्ट्री कलेक्शन से तो पेशेंट खुद रिपोर्ट करेगा कि मैं ये कर रहा था, कान में घुस गया, ठीक है ऐसे। फिर देखते हैं मैनेजमेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल। व्हाट आर द मैनेजमेंट जो हम ले सकते हैं अगर कान में कुछ चला गया हो तो, ठीक है। सो रिमूव विथ फोर्सेप, सक्शन या इरिगेशन, इन तीनों चीज़ों से हो जो फॉरेन बॉडी है उसको निकाल सकते हैं। पेशेंट को मार दो, और विथ ऑयल, ऑयल बिफोर, किल इंसेक्ट विथ ऑयल बिफोर रिमूवल। अगर कोई कीड़ा घुसा हुआ है तो उसको पहले अंदर मार देना है, यानी ऐसा कोई ऑन्टिमेंट डालना है जिसकी वजह से वो कीड़ा मर जाए, फिर उसको निकाला जाए, ठीक है। उन्हें पता चला निकालो फिर अंदर घुस गया, निकालो फिर अंदर घुस गया, प्रॉपर्ली हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ना, प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर जो हमारे, सपोज हम फोर्सेप से निकाल रहे हैं तो फोर्सेप कान में डाले हुए हैं, वो इंसेक्ट जिंदा हुआ है और वो कुछ हद तक पकड़ में आ गया है, वापस खींच के ला रहे हैं, वापस चला जा रहा है, ठीक है। इट कैन हैपन ऑब्वियसली। अगर पेशेंट, सॉरी अभी इंसेक्ट जिंदा है, नॉट पेशेंट, अगर इंसेक्ट जिंदा है तो हो सकता है वो मूवमेंट करेगा ही करेगा, हरकतें करेगा ही करेगा। सो पहले इंश्योर करें मर जाए इंसेक्ट, उसके बाद निकाला जाए। एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल दो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। अपना फील्ड है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। डू नॉट अटेम्प्ट ब्लाइंड रिमूवल, कीप चिल्ड्रन काम, असिस्ट इन रिमूवल एंड एजुकेट पेशेंट, ठीक है। अगर कोई इंसेक्ट चला जाता है किसी के कान में तो एज अ नर्स हमें इंश्योर करना है कि नो नीड टू बी पैनिक, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई छोटे बच्चे में चिल्लाने लगते हैं, झटकने पटकने लगते हैं, ठीक है, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो हमें इंश्योर करेंगे कि कीप काम, शांत रहो, ठीक हो जाओगे। फिर अब डू नॉट अटेम्प्ट ब्लाइंड रिमूवल, कोई ब्लाइंड रिमूवल यानी बिना देखे कान में कुछ भी डाल के नहीं निकालना रहता है, ठीक है। गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर विल ऑपरेट, ठीक है। उसके बाद ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। इटियोलॉजी, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ट्यूमर, ट्यूमर मतलब बिनाइन कैंसर, बोल सकते हैं बिनाइन कैंसर। अनकंट्रोल ग्रोथ हुआ ईयर में किसी भी वजह से, या तो वो कॉज रेडिएशन हो सकता है, या तो कोई कार्सिनोजन होगा, केमिकल, ठीक है, केमिकल हो गया, कार्सिनोजन हो गया, या कोई एक्सेसिव मेडिकेशंस ले रहे हैं उसकी वजह से हो गया। अल्सर, क्रोनिक इरिटेशन, सन एक्सपोजर, रेडिएशन, जो यूवी रेज हो सकता है, किसी भी वजह से। जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है इसमें, ठीक है, जेनेटिक भी ये अफेक्ट करता है। सेल्स में म्यूटेशन होने की वजह से अल्टीमेटली वो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है सेल्स का, और वो ट्यूमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ट्रीट ना करने पे धीरे धीरे प्रोग्रेशन होगा और जाके एट द लास्ट कैंसर, ठीक है। उसके बाद इटियोलॉजी, सन एक्सपोजर, अल्सर और क्रोनिक इरिटेशन एंड नॉन हीलिंग लेशंस, ठीक है। ये हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सन के एक्सपोजर में लॉन्ग टाइम तक रह रहे हो तो अल्सर्स हैं, क्रोनिक इरिटेशन, और कोई लीजन हुआ है और बहुत दिनों से हील नहीं हो रहा है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर्स में आता है ये, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, क्रोनिक इरिटेशन, यूवी एक्सपोजर, सेल ग्रोथ, ट्यूमर फॉर्मेशन, अल्सर बिफोर ब्लीडिंग। उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, लम्प्स, नॉन हीलिंग अल्सर, ब्लीडिंग इन पेन एंड हियरिंग डिफिकल्टी। सो व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सपोज अगर कोई एबनॉर्मल मास डेवलप हो जाता है, ठीक है, विच इज लम्प, दैट ए लम्प इज, ये जो होता है एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, ऐसे कोई गुच्छा बन जाना, लम्प बन जाना, ठीक है। फिर नॉन हीलिंग अल्सर, ऐसा कोई अल्सर होता है जो कि हील नहीं होता है, प्रोलॉन्ग मेडिकेशन करते जाओ लेकिन वो हील नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इट कैन ऑकर एंड ब्लीडिंग, पेन इज कॉमन एंड हियरिंग डिफिकल्टी, अल्टीमेटली हियरिंग डिफिकल्टी होगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशंस, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशंस, हम पता कैसे करेंगे कि हमारे ईयर में ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है हमारे ईयर में, ये हमें कैसे पता करेंगे। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट जो सिम्टम्स है उसको रिपोर्ट करेगा। आई हैव माई बिग पेन, आई एम फीलिंग लाइक इट इज़ हैवीनेस, ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, ये पेशेंट रिपोर्ट करेगा। तो थ्रू द हिस्ट्री कलेक्शन वी कैन गेट दिस ऑल डेटाज। एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बाहर से देखेंगे कोई अल्सर है वो हील नहीं हो रहा है, एंड बायोप्सी विच इज कंसीडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, विच इज कंसीडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। बायोप्सी, अगर कोई कैंसर का केस है तो बायोप्सी कंसीडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके
बाद मैनेजमेंट में सर्जिकल इंसिजन करके उसको बाहर निकालिए। रेडियोथेरेपी, मैलिग्नेंट एंड वुंड केयर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड अल्टीमेटली वुंड को केयर देना है। अगर इंसिजन होता है या लीजन ऑलरेडी पहले से था तो आफ्टर द ऑपरेशन, आफ्टर द ट्रीटमेंट वी हैव टू केयर फॉर द वुंड कि आगे इन्फेक्शन ना हो पाए पेशेंट को, ठीक है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, ऑब्जर्व लीशन, एजुकेट, सन प्रोटेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये हमारा नॉर्मल होता है सभी में। इम्पैक्टेड वैक्स, सो यू कैन सी इन द डायग्राम वैक्स दिखता कैसा है। तो नॉर्मल देखा जाए इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी जो वैक्स होता है नेचुरली प्रोड्यूस होता रहता है कान में, ठीक है। जो हमारा ईयर कैनाल है उसमें वैक्स प्रोड्यूस होते रहता है, ठीक है। वैक्स प्रोडक्शन कंटिन्यूस चलते रहता है, लेकिन प्रोड्यूस होने के साथ साथ वो गायब भी होते रहता है, उसका एब्जॉर्प्शन होते रहता है, ठीक है। तो इसमें इम्पैक्टेड वैक्स यानी इतना वैक्स का ओवर सेक्रेशन हुआ, ठीक है। ओवर सेक्रेशन होने की वजह से जो इम्पैक्टेड वैक्स है वो यहाँ पे यू कैन सी सॉलिड शेप में आ जाता है और हार्ड हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सीमेंट कॉजिंग ब्लॉकेज, ठीक है। जो वैक्स हमें प्रोडक्शन दे रहा था उसका एक्यूमुलेशन इतना हुआ, इतना इकट्ठा हुआ, ठीक है, कि वो एक हार्ड सेमी सॉलिड शेप में आ गया और वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगा, यानी रुकावट कॉज करने लगा, ठीक है। दिस इज इम्पैक्टेड वैक्स। इम्पैक्टेड वैक्स यानी फंसा हुआ, ठीक है, अब फंसा हुआ वैक्स। और कहाँ पे फंसा है? हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है यहाँ पे, ठीक है। इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, निमोनिक्स, वैक्स कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? राउंड क्लीनिंग विथ ईयरबड्स, एज रिलेटेड ड्राइनेस एंड एक्सेसिव सीमेंट प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो हमारा इम्पैक्टेड वैक्स है वहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता है ना, एक ही दिन में या एक ही घंटे में एक्यूमुलेशन नहीं हो जाता है, तो स्लोली एक्यूमुलेशन होता है। तो इसके कॉजेज क्या क्या हैं, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन नहीं फॉलो करना, ठीक है, प्रॉपर ईयर हाइजीन फॉलो नहीं करना, तो इट कैन कॉज टू द वैक्स इम्पैक्शन। एज रिलेटेड ड्राइनेस, जो एज रिलेटेड यानी जो बोल सकते हैं जो लोग जितने ओल्ड होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्किन होती है ड्राई होने लगती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है स्किन की, ठीक है। अगर उसमें प्रॉब्लम आए स्किन में तो यहाँ पे इम्पैक्टेड वैक्स के चांसेस ऐसे ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है सीमेंट का, ठीक है। उसके बाद वैसे पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। एक्सेस वर्क प्रोडक्शन हुआ, वैक्स हार्डन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज किया और हियरिंग लॉस एंड फुलनेस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा तो फुलनेस फील होगा और हियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा होगा कि कुछ भारी सा लग रहा है, कुछ बीच में फंसा हुआ है और हमें सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? खुद इमेजिन करो, कान में कुछ फंसा हुआ है तो फुलनेस लगेगा, ठीक है, ब्लॉक्ड सेंसेशन आएगा, हियरिंग कम हो जाएगा, पेन होगा, ठीक है, कफ समटाइम और किकिंग लाइक टिटाइनस, नॉक लाइक टिनाइटस। टिनाइटस मीनिंग इट मीन्स कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसको टिनाइटस कहते हैं। ब्लॉक्ड सेंसेशन आएगा, हियरिंग लॉस होगा, हियरिंग पेन, ईयर में पेन होगा, कभी कभी खांसी आएगी और टिनेटस भी एक्सपीरियंस कर सकता है वो पेशेंट। ओटोस्कोपी इज ओनली द डायग्नोसिस, ठीक है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ओटोस्कोपिक से पता चलेगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, ओटोस्कोपी, क्लियर। फिर आएंगे मैनेजमेंट पे, ठीक है। व्हाट इज द मैनेजमेंट? वैक्स सॉफ्टनिंग ड्रॉप, ईयर इरिगेशन, मैनुअल रिमूवल, ठीक है। कोई वैक्स ही तो है अल्टीमेटली, कोई सॉलिड पार्ट तो नहीं है, एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी नहीं है, वो हमारी बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या हो गया है, जो कि हार्ड हो गया है, ठीक है तो अपने बॉडी का ही पार्ट जो कि क्या हो गया है, हार्ड हो गया है। और हार्ड हो गया तो इसको सॉफ्ट करने के लिए बाहर से कोई लिक्विड डालेंगे, कोई ऑइंटमेंट डालेंगे, कोई ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। और ईयर इरिगेशन, ईयर को साफ करवा देंगे, ठीक है। मैनुअल रिमूवल, कुछ भी वो जो कान साफ करने वाला आता है उसको लेके रिमूव कर दो, मैनुअल रिमूवल में आएगा। या कोई ट्रेंड प्रोफेशनल करेगा, कोई ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल करेगा, ठीक है, मैनुअल रिमूवल। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट एज यूजुअल क्या था हमारा? इम्पैक्टेड वैक्स था
तो वो इम्पैक्टेड ना हो, और हो तो उसको शार्प ऑब्जेक्ट से कभी साफ ना करें, ठीक है। करेक्ट ईयर हाइजीन फॉलो करें, और डू नॉट इरीगेट इफ परफोरेशन सस्पेक्टेड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू नॉट इरीगेट, ठीक है, ईयर इरीगेशन नहीं करना है। कब? जब अगर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो। समझ में आ गया? अगर सपोज हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि ईयर ड्रम है उसमें परफोरेशन है, उसमें छेद है, ठीक है, उसमें हॉलो स्पेस बन चुका है और हम इरीगेशन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ NaC करते हैं ना, नॉर्मल सलाइन, तो इट इज़ अ लिक्विड, इट इज़ वाटर, ठीक है, इट इज़ अ लिक्विड ना, तो वो ईयर, इनर ईयर में जा सकता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन सस्पेक्ट हो रहा है तो उस केस में हमें ईयर इरीगेशन नहीं करना है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा ईयर ड्रम था, ठीक है, कोई बाहर से साउंड वेव आया, ऑडिटरी कैनाल में आया, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अल्टीमेटली स्ट्राइक किया, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अल्टीमेटली स्ट्राइक किया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, परफोरेशन यानी कोई होल, ठीक है, परफोरेशन यानी कोई होल इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, होल इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको कहेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। रप्चर और होल इन ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। कॉजेस क्या क्या होंगे? हो सकता है इनर मिडिल ईयर में कोई ओटाइटिस मीडिया हो, ओटाइटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन आ गया हो, उसकी वजह से धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है, ठीक है, धीरे धीरे वो जो इन्फेक्शन है जो कि मिडिल ईयर में था वो बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चला गया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। कोई ट्रामा, कोई लाउड ब्लास्ट, कोई बहुत ज़ोर से फ्रिक्वेंसी आई, ठीक है, वैसे नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ये ड्रम जाके ऐसे ये ड्रम है तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। कोई इतना ज़्यादा स्टिमुलस यानी इतना ज़्यादा स्टिमुलाई एज अ साउंड, इतना ज़ोर से वाइब्रेशन आया कि हमारा ईयर ड्रम फट गया, ठीक है। कोई फॉरेन बॉडी, कोई बैरोमीटर, बैरोमीटर यानी कोई प्रेशर रिलेटेड चेंजेस आ गए, कोई हाई प्रेशर आ गया तो वो फट सकता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी कैसे होगा? इन्फेक्शन या कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर है, कोई ट्रॉमा ही क्यों ना हो गया, वो प्रेशर किस पे डालेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे डालेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, ठीक है, और डैमेज करेगा तो मेम्ब्रेन रप्चर होगा और साइन एंड सिम्टम आपको शो होंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? डिस्चार्ज, रिड्यूस्ड हियरिंग एंड प्रेजेंट पेन एंड मेम्ब्रेन रप्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है तो पेन होगा, हियरिंग लॉस हो सकता है, कम सुनाई देना ये हो सकता है, और अनप्लेजेंट पेन, बहुत दर्द होगा, और मेम्ब्रेन रप्चर वो तो हो ही रहा था, ठीक है। डायग्नोसिस ओटोस्कोपिक डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे और ऑडियोमेट्री सुनने की कैपेसिटी कितनी है वो चेक करेंगे ऑडियोमेट्री टेस्ट से, ठीक है। ईयर परफोरेशन के बाद कितने हद तक इंसान सुन पा रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट, ठीक है, एंटीबायोटिक कीप ईयर ड्राई एंड एनाल्जेसिक्स, मैरिंगोप्लास्टी एंड टिम्पैनोप्लास्टी, ठीक है, दिस ऑल आर द मैनेजमेंट। कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, डीप ईयर क्लीन करेंगे अच्छे से, और एनाल्जेसिक्स देंगे, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? प्रिवेंट वाटर एंट्री यानी अगर कोई पर्सन नहा रहा है तो उसको बोलेंगे ऐसे अवॉइड करना पड़ेगा आपको कि ईयर में पानी ना जाए, क्योंकि आपका ईयर मेम्ब्रेन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेटेड है, उसमें पानी जाने की संभावना है, तो प्रिकॉशन कहेंगे लेने के लिए, और अवॉइड ईयर ड्रॉप, वो भी लिक्विड है वो भी ईयर में जा सकता है। डू नॉट यूज टू ब्लो नॉइज फोर्सफुली, मोटर डिस्चार्ज। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज ओटाइटिस मीडिया। व्हाट इज ओटाइटिस मीडिया? ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया का मतलब है इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो, कहाँ पे? मीडिया यानी मिडिल ईयर, ठीक है, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, ईयर, ठीक है, ईयर में इन्फ्लेमेशन, और कहाँ पे? मिडिल में। टॉपिक क्लियर है? व्हाट इज ओटाइटिस मीडिया? लास्ट में कहीं भी आइटिस जुड़ रहा है यानी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो रहा है? आगे मीडिया लिखा हुआ है यानी मिडिल में हो रहा है, और आगे ओटो लिखा हुआ है यानी ईयर, ईयर में इन्फ्लेमेशन है, और आगे बता दिया है मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कॉमन कोल्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड ऑस्टिचन ट्यूब, लो इम्यूनिटी एंड
ड्राई केयर चिल्ड्रन, दिस आर द कॉजेज। कॉमन कोल्ड किसी पर्सन को प्रोलॉन्ग टाइम से है, ठीक है, कॉमन कोल्ड है यानी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो ऑस्ट्रेचियन ट्यूब कनेक्टेड है। ऑस्ट्रेचियन ट्यूब जाके मिडिल ईयर में ही जुड़ता है, तो इन्फेक्शन हो सकता है थ्रोट से आगे बढ़ के हमारे मिडिल ईयर में पहुंच जाए, ठीक है। और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया है ऑस्ट्रेचियन ट्यूब में, यानी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो अल्टीमेटली प्रेशर चेंजेस आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेचियन ट्यूब का काम क्या था कि प्रेशर जो था वो इक्वलाइज कर रहा था, वो रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, यानी जो अभी उसका काम है वो बंद हो गया है, तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर। अल्टीमेटली मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाएगा, लो इम्यूनिटी, इन्फेक्शन बनने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। डे केयर चिल्ड्रन, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑस्ट्रेचियन ट्यूब ब्लॉकेज, फ्लूइड अकोमुलेशन इन मिडिल ईयर, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड साइन एंड सिम्टम, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखना है कि अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लाइक थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, राइनोरिया हो गया, ठीक है, ये पैरानेजेंसाइटिस में कोई इन्फेक्शन हो गया, सो इन्फेक्शन कहीं भी हो रहा हो तो इट कैन अफेक्ट द ईयर ऑल्सो, बिकॉज क्या है, सब इंटरकनेक्टेड है ना, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी सभी इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। फीवर आ सकता है, दर्द तो होगा ही होगा, वोमिटिंग इन चिल्ड्रंस, डिस्चार्ज निकलेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ओटाइटिस मीडिया 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया अक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हो सकता हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन थोड़ा बहुत माइल्ड लेवल पे होना शुरू हो जाता है, और बस तो डिस्चार्ज होता ही है। फिर डायग्नोसिस क्या है, ऑटोस्कोपिक टिम्पैनोमेट्री, ऑटोस्कोपिक ऑडियोमेट्री एंड कल्चर एंड डिस्चार्ज। ऑटोस्कोपिक डायरेक्ट विजुलाइज करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट विजुलाइजेशन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत है, कोई लम्ब फॉर्मेशन है, इन्फेक्शन है, वो तो दिख ही जाएगा ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। जब हम इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, ईयर में, तो हमें अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद कल्चर इफ डिस्चार्ज, कल्चर इफ डिस्चार्ज यानी बैक्टीरियल कल्चर कराएंगे, ठीक है। ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है क्या जानने के लिए कि कौन सी बैक्टीरिया अफेक्ट कर रही है, और उसका इलाज, अप्रोप्रिएट इलाज क्या हो सकता है वो देंगे, देने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल में यानी पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक देंगे, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक का कोई फीवर आ रहा है या नेसल कंजेस्टेंट हो रहा है, ठीक है। अगर नेसल में कंजेशन हो रहा है, कफिंग हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, तो नेसल कंजेशन देंगे, इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक देंगे, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देंगे, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। सर्जिकल में फिर वही मैरिंगोटोमी और ग्रोमेट इंसर्शन, यू कैन सी द डायग्राम। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे, एसएस पेन एंड फीवर, गिव वार्म कंप्रेशन, ठीक है। एसएस पेन एंड फीवर, एसएस पेन एंड फीवर, एक मिनट, एसएस पेन एंड फीवर, then give warm compression, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंप्रेशन एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक कंप्लीटली ईयर ड्राई और एजुकेट पेरेंट। मिडिल ईयर ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर, ट्यूमर एक्सटर्नल ईयर में भी हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में भी हम लोगों ने ट्यूमर पढ़ा था, मिडिल ईयर में भी हम लोग ट्यूमर पढ़ रहे हैं। तो ट्यूमर हो या कैंसर हो या बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, मैं आपको एक जगह पढ़ा देता हूँ कि इसमें होता क्या है, ठीक है। कोई ट्यूमर है या सेल्स है, ट्यूमर यानी नॉर्मल सेल नहीं है वो, ठीक है, वो बन चुका है कैंसरस सेल, या तो बिनाइन होगा या तो मैलिग्नेंट होगा। ट्यूमर यही होता है, वो होता क्यों है ट्यूमर, अगर हो सकता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जेनेटिक म्यूटेशन हो, ठीक है, डीएनए में किसी रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन हो गया हो, या तो प्रोलॉन्ग टाइम से किसी कार्सिनोजन के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, ठीक है, प्रोलॉन्ग टाइम से किसी कार्सिनोजन का हो सकता है, कोई केमिकल हो, ठीक है। केमिकल अल्टीमेटली डीएनए में चेंज ला देता है, और
प्रोलॉन्ग कोई मेडिकेशन ले रहे हो उसका भी हो सकता है एडवर्स इफेक्ट। तो कॉज ये हो गया। और ये कर क्या रहा है कॉज, सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेल्स में चेंजेस ये आ रहे हैं कि वो उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गया है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यानी अगर कोई नॉर्मल सेल 1 मिनट में 1 से 2 बनाता है तो वो 1 मिनट में 1 से 10 बनाएगा, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगेंगे तो वो क्लस्टर फॉर्म में आने लगेगा, रेगुलर शेप में नहीं रहा वो। ठीक है, डिवाइड होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है, तो एक मास बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, एबनॉर्मल मास बन जाता है। ठीक है, पहले तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है और एबनॉर्मल मास बन जा रहा है, दैट इज ट्यूमर। कॉजेज मैंने सब बता ही दिया है। सिम्टम्स क्या होगा, अगर ईयर में ट्यूमर आ रहा है तो हियरिंग लॉस, पेन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, टिनाइटस, ठीक है, ईयरफुलनेस आ सकता है, ब्लीडिंग, फेशियल वीकनेस, और सर्जिकल रिमूवल करेंगे या रेडियो कीमोथेरेपी, ये सब तो पहले ही पढ़ाया हुआ है। मैनियस डिजीज, ठीक है, मैनियस डिजीज पढ़ते हैं, ये इनर ईयर डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड एज ए इनर ईयर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इनर ईयर डिसऑर्डर कॉजिंग वर्टाइगो, टिटेनस एंड हियरिंग लॉस एंड ईयरफुलनेस। ठीक है, वर्टाइगो ये नॉर्मल चक्कर आना टाइप का। ठीक है, टिटेनस कोई साउंड सुनाई देता है, हियरिंग लॉस एंड ईयरफुलनेस। बेसिकली क्या होता है, हमारे मैनियस डिजीज में एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोप्स हो जाते हैं। ठीक है, जो एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ, जो लिम्फ बनता है, जो लिक्विड बनता है हमारे ईयर में, एक तो एंडोलिम्फ होता है और एक पेरिलिम्फ होता है। ठीक है, दो लिक्विड बनते हैं। ठीक है, दो फ्लूइड्स बनते हैं जिसमें फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का इक्वल होता है। इसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं आती हैं। बेसिकली होता यही है कि जितना प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब हो गए, कोई एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैनेज डिजीज में ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो फ्लूइड्स हैं हमारे, इंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, इन दोनों के एब्जॉर्प्शन या सेग्रेशन में अल्टरेशन आ जाती है, यानी डिस्टर्बेंस आ जाता है, या तो कम सेग्रेट हो रहा है या तो ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि लिम्फेटिक, वो हाइड्रॉप्स मीन्स हाइड्रॉप्स, ठीक है, हाइड्रॉप्स फॉर्मेशन होने लगता है इसमें। तो क्योंकि दो फ्लूइड थे, उनमें दिक्कत आया, अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो एब्जॉर्प्शन और सेग्रेशन में दिक्कत आई। फिर वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, जो कि इन दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट करता है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जब एक बार वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तो हमारे जितने भी पोटेशियम हुआ और जितने आयंस होते हैं उनका मिक्सअप हो जाता है, अल्टीमेटली साइनस सिम्टम में आपको देखने को मिलता है। इन शॉर्ट मैनेज डिजीज में, ठीक है, लिम्फेटिक हाइड्रोप्स, यानी हाइड्रोप्स मीन कोई लिक्विड चीज़ है जिसका एक्युमुलेशन हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो दो फ्लूइड हैं उनका फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन में अल्टरेशन आ जा रहा है। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, एक्सेस इंडोलिम्फ इन ईयर, इंक्रीज्ड प्रेशर इन लेबरिंथ, डिस्टर्ब कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर। कॉक्लिया हियरिंग में और ये बैलेंस में डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हियरिंग लॉस आएगा, टिनाइटस या वर्टाइगो, अंडरस्टैंड। और कॉजेज क्या क्या होंगे इसका, स्ट्रेस, एलर्जी, लेबरेंथाइटिस फ्लूइड एंड टू मच सॉल्ट। ठीक है, अवॉइड करेंगे सॉल्ट लेने को लिए। उसके बाद देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। पहले हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था वर्टाइगो, टिनाइटस एंड हियरिंग लॉस। आगे देखते हैं रिंगिंग साउंड, टेम्पररी हियरिंग लॉस, इम्बैलेंस गेट एंड नोजिया वोमिटिंग। उसके बाद डायग्नोसिस देखेंगे, व्हाट आर द डायग्नोसिस। ठीक है, ऑडियोमेट्री टेस्ट, बैलेंस टेस्ट, MRI टू रूल आउट ट्यूमर्स। ठीक है, MRI करेंगे क्या, रूल आउट करने के लिए, ट्यूमर का अगर कोई है उसको पता करने के लिए। ऑडियोमेट्री टेस्ट और बैलेंस टेस्ट। बैलेंस टेस्ट की किसी कोई जो पर्टिकुलर पर्सन आया है हमारे पास, उसका बैलेंस कैसा है, ठीक है, उसका बैलेंस सही है कि नहीं सही है। फिर मैनेजमेंट में देखेंगे, मेडिकल में एंटी वर्टाइगो, जिसमें वर्टाइगो आ रहा था ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी एमेटिक, वॉमिटिंग आ रहा था उसको, डायग्नोसिस एंड लो सॉल्ट। इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, जो जिनका एक्यूमुलेशन हो रहा था, इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, उनका डिकम्प्रेशन करेंगे, लेबरेंथेक्टोमी करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। सीवियर केस में जो हमारा लेबरिन था उसको हम लोग रिमूव करेंगे इन सीवियर केसेस। न्यूट्रिशन में क्या करेंगे, लो सोडियम डाइट, कैफीन अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, और एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है। ये तो अपना फील्ड है नर्सिंग। लेबरेंथाइटिस, ठीक है, लेबरेंथाइटिस पढ़ते हैं हम, ये भी इनर ईयर डिसऑर्डर होता है। ठीक है,
ये भी हमारा इनर ईयर डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर ईयर लेबरिंथ। ठीक है, कॉजेस क्या क्या है इसके, इन्फेक्शन है तो या तो वायरल कॉज होगा या तो बैक्टीरियल कॉज होगा। ठीक है, या तो कोई ट्रॉमा हो गया या ओटाइटिस मीडिया हो गया या मेनिंजाइटिस हो गया। इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ इनर एयर में, इन्फेक्शन पहुंचा लेबरिन तक, जिसमें वेस्टिबुलर और वेस्टिबुलर प्रेजेंट है और कॉक्लियर प्रेजेंट है, और वही सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, वर्टाइगो, नोजिया, हियरिंग लॉस। उसके बाद सिम्टम्स निमोनिक, डिजी। ठीक है, सिम्टम्स क्या कहेंगे, लेब्रेंथाइटिस है तो व्हाट आर द सिम्टम्स विच कम्स अंडर द लेब्रेंथाइटिस। ठीक है, लेब्रेंथाइटिस है तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, सिम्टम्स में निमोनिक देखेंगे, डिजीनेस, इम्बैलेंस, जिगजैग गेट, जिंजिंग, टिटाइनस, यामिंग या नोजिया ड्यू टू द वर्टाइगो। वर्टाइगो की वजह से वो नोजिया यानी वॉमिटिंग फील हो सकता है, डिजीनेस आएगा, सिर्फ डिजीनेस होगा, और इम्बैलेंस मतलब बैलेंस में कोई दिक्कत आएगा। जिगजैग गेट, गेट मीन्स कोई इंसान प्रॉपर खड़ा है कि नहीं, उसका पोस्चर कैसा है, गेट यानी। ठीक है, इम्बैलेंस है यानी गेट इम्बैलेंस है, क्योंकि हमारे इनर ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे बैलेंस में रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर उसमें अफेक्शन गया है, इन्फेक्शन गया है, सॉरी इन्फेक्शन गया है, तो वो जिगजैग गेट करेगा ही करेगा, टिटाइनस एंड वॉमिंग। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस क्या क्या होंगे। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है उसको लेब्रेंथाइटिस हुआ है तो व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, ईयर एग्जामिनेशन, ऑडिमेट्री, वेस्टिबुलर टेस्ट एंड सिटी एमआरआई इफ सीवियर। ठीक है, ईयर एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, ईयर को डायरेक्ट एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे और ऑडिमेट्री टेस्ट करेंगे टू चेक द हियरिंग लेवल, कितना उस इंसान को सुनाई दे रहा है। ठीक है, वेस्टिबुलर टेस्ट करेंगे और सिटी एमआरआई अगर सीवियर केस है। ठीक है, अगर सीवियर केस है तो उस केस में हम लोग सिटी एमआरआई करेंगे, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या कहेगा, मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीमेटिक, वेस्टिबुलर सप्रेशन और रेस्ट। एंटीबायोटिक क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा था तो उसके लिए एंटीबायोटिक देना ही देना है। ठीक है, उसके लिए एंटीबायोटिक देना ही देना है अगर इन्फेक्शन हो रहा था तो। ठीक है, एंटीएमेटिक, अगर कोई किसी पेशेंट को उल्टी, ठीक है, वॉमिटिंग फील हो रहा है तो उसको हम लोग एंटीएमेटिक दे सकते हैं। ठीक है, किसी पेशेंट को अगर वॉमिटिंग फील हो रहा है तो एंटीएमेटिक देंगे। वेस्टिबुलर सप्रेशन, वेस्टिबुलर यानी बैलेंस को सही करने के लिए वेस्टिबुलर सप्रेशन देंगे, साथ ही साथ पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द नर्सिंग प्रॉब्लम, सॉरी मैनेजमेंट, नॉट प्रॉब्लम, व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट की फॉल प्रिवेंशन। क्योंकि पेशेंट को बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पेशेंट को बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि पेशेंट को फॉल रिस्क ना हो। ठीक है, वो अच्छे से चल ले, गिरे नहीं। एम्बुलेशन यानी इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वाइट इन्वायरमेंट, क्योंकि प्रॉब्लम है सुनने में, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, पेन भी हो रहा है, टिटाइनस है, वर्टाइगो है, डिजीनेस है, तो क्वाइट इन्वायरमेंट प्रेफर किया जाएगा। मॉनिटर हियरिंग को मॉनिटर करेंगे। फिर ओटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, इनर ईयर डिसऑर्डर ये भी होता है कॉज्ड बाय द सर्टेन ड्रग और मेडिकेशन। कोई ड्रग हो गया, कोई मेडिकेशन जो कि प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, ठीक है, कोई ऐसा मेडिकेशन जो हम लोग प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक लेते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग टाइम तक लेने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होने लगती है। ठीक है, टॉक्सिसिटी होने लगती है। ड्रग कौन कौन से हैं, नेक्स्ट जेंटामाइसिन, एस्पिरिन, हाइड्रोज ले रहे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन या लूप डायरोटिक्स। दीज ऑल आर द मेडिकेशन विच कैन कॉज, ठीक है, विच कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, जेंटामाइसिन हो गया, एस्पिरिन, हाइड्रोज। ठीक है, जेंटामाइसिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, जिसको हाइड्रोज में ले रहे हैं, NSAID है, और ये एंटीबायोटिक है, और ये भी एंटीबायोटिक है, और ये लूप डायरेटिक्स है। आगे बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग आया, हेयर सेल्स को डैमेज किया, टिटेनस या हेयरिंग लॉस सिम्टम्स आए, और अगर उसको सही ना किया गया तो लास्ट में हेयरिंग लॉस। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, अगर हम लोगों ने पहले इनिशियली ट्रीट नहीं किया तो इट कैन कॉज हेयरिंग लॉस। ठीक है, टिनाइटस, हियरिंग लॉस, वर्टिगो एंड इम्बैलेंस, ये सिम्टम हो गया।
ठीक है। डायग्नोसिस क्या क्या आएगा, ठीक है, डायग्नोसिस क्या क्या आएगा, ड्रग हिस्ट्री, ऑडियोमेट्री एंड वेस्टिबुलर असेसमेंट। ड्रग हिस्ट्री, पहले कोई पेशेंट पूछेंगे पहले से आप कोई ड्रग तो नहीं ले रहे थे, वी विल इंश्योर कि पेशेंट पहले से ये सब जो ड्रग इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने ड्रग पढ़ा हुआ है कोई पेशेंट कंज्यूम तो नहीं कर रहा है लॉन्ग टाइम से। उसके बाद क्या देखेंगे, ऑडियोमेट्री टेस्ट देखेंगे प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, रेस्ट और डिटेल पता करेंगे, और वेस्टिबुलर असेसमेंट करेंगे कि बैलेंस उसका जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट, ड्रग रोक दो या बदल दो, हियरिंग एड यूज़ करो, और रिहैबिलिटेशन। उसके बाद है नोज़ थ्रोट डिसऑर्डर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ईयर का डिसऑर्डर पढ़ा है, अब नोज़ थ्रोट में डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे डिसऑर्डर होते हैं नोज़ में, यानी राइनोरिया होगा, साइनोसाइटिस हो गया, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये सारे डिसऑर्डर्स वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि इन शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर 5 नंबर में एट यूनिवर्सिटी लेवल में बहुत बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले कहते हैं राइनाइटिस यानी नाक, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसल म्यूकोजा। तो हमारे नाक में म्यूकोजा प्रेजेंट है ना राइनाइटिस में, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन नोज में प्रेजेंट है उसमें इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है हमारी नेजल म्यूकोजा में। क्लियर है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, डस्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्मोक एंड टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉजेज। कॉजेज कैन बी डस्ट, इफ अगर हम कोई इफ वी आर इनहेलिंग डस्ट पार्टिकल्स हमारे नेजल मेम्ब्रेन नेजल म्यूकोजा को जाके इरिटेशन कॉज करेंगे, और अल्टीमेटली वो उसका इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो ट्रैक धीरे धीरे फैलते फैलते हमारे नेजल म्यूकोजा में पहुंच चुका है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई स्मोकर है, जो पर्सन स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन अगर लॉन्ग टाइम से स्मोक कर रहा है तो उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। टेम्परेचर चेंजेस ऑल्सो कैन कॉज, यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारा नेसल म्यूकोजा है और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, कोई एलर्जी आया, किसको कॉज, किस में इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन किस में किया, म्यूकोजा में, नेजल म्यूकोजा में, फिर स्वेलिंग या स्वेलिंग आई और स्नीजिंग, जो हमारा साइनस सिम्टम है वो दिखने लगे हैं। फिर सिम्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है, नेसल ब्लॉकेज, वाटरी डिस्चार्ज, स्नीजिंग एंड इचिंग, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगा तो पहले तो रेडनेस आएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ईचिंग होगा, ठीक है, हो सकता है वाटरी डिस्चार्ज आए नाक से, ये हमारे सारे साइनस सिम्टम्स होते हैं। फिर डायग्नोसिस कैसे पता करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, नेसल एग्जामिनेशन एंड एलर्जी टेस्ट। हो सकता है जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो किसी एलर्जी की वजह से हुआ हो, ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ वीट स्मेल कर लेते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, उन्हें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ठीक है। तो कोई एलर्जिक हिस्ट्री है वो पता करेंगे, ठीक है, कोई एलर्जिक हिस्ट्री है वो पता करेंगे। और क्या है हिस्ट्री, वो तो ऐसे ही पेशेंट बताएगा नेजल एग्जामिनेशन के लिए। मैनेजमेंट में एंटी हिस्टामिन, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है इसको रोकने के लिए हम लोग हिस्टामिन, जो एक्चुअली जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ना, उस एजेंट, उस पर्टिकुलर केमिकल का नाम होता है हिस्टामिन, ठीक है। जो हिस्टामिन होता है वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, सॉरी नॉट इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड पेन कॉज कर सकता है। तो क्या देंगे हम लोग ट्रीटमेंट में, एंटी हिस्टामिन देंगे इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, सलाइन ड्रॉप, डिकंजेस्टेंट, अवॉइड एलर्जेंस। नर्सिंग मैनुअल में देखते हैं, स्टिमुलेशन दे सकते हैं, फ्लूइड एंड अवॉइड डस्ट, और हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। उसके बाद आता है साइनोसाइटिस, ठीक है, जो पैरानेजल साइनसेस हैं हमारे, जो हमारे पैरानेजल साइनसेस हैं, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टोटल 4 होते हैं, ठीक है, पैरानेजल साइनसेस। कमेंट में आप लोग नाम बताइएगा, व्हाट आर दोज, नेम ऑफ दोज पैरानेजल साइनसेस जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। जो साइनसेस हैं, हो सकता है कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन को हम लोगों ने ट्रीट ना किया हो, ठीक है, उस इन्फेक्शन को हम लोगों ने अगर अच्छे से ट्रीट ना किया हो तो वो आगे बढ़ के साइनोसाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेजल साइनसेस कॉज क्या हो सकता है, कोई एलर्जी हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, कोई स्मोकिंग हो गया, सेप्टल डिवीजन हो गया, ठीक है, दिस ऑल आर द कॉजेज। ये क्या है, ये सब कॉजेज हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, साइनोसाइटिस, ब्लॉकेज, फिर म्यूकोज टेंशन होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा एंड फेशियल पेन। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे ये साइनोसाइटिस है। आपको पेशेंट पेन रिपोर्ट करेगा, हिस्ट्री टेकिंग हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, और बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट करा सकते हैं, और CTPNS कराएंगे, एंडोस्कोपी करा सकते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी फाइंड आउट करने के लिए विद हेल्प ऑफ एंडोस्कोप। फिर टॉन्सिलाइटिस, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट, हमारे माउथ में पोस्टीरियर पार्ट में जो हमारे टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, उसमें इन्फेक्शन भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है, उसमें भी इन्फेक्शन हमारा बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी वजह से भी हो सकता है, और एलर्जी अगर हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो वायरल या स्ट्रेप्टोकोकल वायरल इन्फेक्शन होता है। ओवर क्राउडिंग या रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये हो सकता है। फिर पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं टॉन्सिलाइटिस का। टॉन्सिलाइटिस को इन्फेक्शन आया, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हुआ, स्वेलिंग आया, एक्सुडेट प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, ठीक है, और थ्रोट पेन या फीवर आने लगा। सिमिलरली जो इन्फेक्शन का इन्फ्लेमेशन का नॉर्मल प्रोसेस होता है वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई इन्फेक्शियस एजेंट आया, ठीक है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट आया, पेशेंट को हार्म किया, बॉडी को में इनकाउंटर किया, इन्फ्लेमेशन हुआ, साइन एंड सिम्टम देखें, यही पैथोफिजियोलॉजी होगी, ठीक है। फिर साइन एंड सिम्टम देखते हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम देखते हैं। थ्रोट पेन, फीवर, रेडनेस, थ्रोट पेन, फीवर, रेडनेस, डिस्फेजिया, खाने में दिक्कत, कोई चीज़ निगलने में दिक्कत होगी, एंड टेंडर लिफ प्रेजेंट, या टेंडर जो लिम्फ नोड होते हैं यहाँ पे टेंडरनेस प्रेजेंट होता है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रोट एग्जामिनेशन करेंगे, वही फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएगा, और थ्रोट स्वैब CBC, ये क्यों रूल आउट करने के लिए कि थ्रोट स्वैब बैक्टीरिया को रूल आउट करेंगे कि विच बैक्टीरिया इज एग्जैक्टली कॉजिंग इन्फेक्शन, ठीक है, CBC टू रूल आउट इन्फेक्शन। मैनेजमेंट, इन्फ्लेमेशन हो रहा था ना तो एंटीहिस्टामिन देंगे, इन्फेक्शन हो रहा था तो एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक पेन के लिए देंगे, बुखार हो रहा था एंटीपायरेटिक देंगे, गार्गल कराएंगे, थ्रोट में रिलीफ मिलेगा, और टॉन्सिलेक्टॉमी अगर रिकरेंट होता है तो टॉन्सिल को रिमूव कर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट अपना फील्ड है, यहाँ पे देखो एयरवे मॉनिटर करना है, फ्लूइड ज़्यादा लीजिए ये बोलना है, गिव मेडिसिन एंड ऑब्जर्व ब्लीडिंग। फिर लैरिंजाइटिस, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होना, ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, कोल्ड एयर या अल्कोहल, ठीक है, दिस आर द कॉजेज, इसमें भी इन्फ्लेमेशन हुआ है। वॉइस ओवर यूज़, कोई इंसान बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कहीं, ठीक है, कोई किसी रैली में चला गया और दिन भर चिल्लाई जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो हमारे लैरिंग्स होते हैं ये भी तो मसल्स ही होते हैं ना, अगर इन्हें ओवर यूज़ करेंगे, रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, इरिटेशन या इन्फेक्शन आया, ठीक है, वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग हुई उसके वजह से, और वाइब्रेशंस, वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेशंस होने चाहिए थे, ठीक है, जो नॉर्मल वाइब्रेशंस होते हैं वोकल कॉर्ड में और जो होने चाहिए वो इंटरप्ट हो गया, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, पेन होगा, जितने सारे साइनस सिम्टम यहाँ पे देख सकते हैं, हॉर्सनेस होगा, शोर थ्रोट होगा, पेन होगा, ड्राई कफ एंड फीवर, ठीक है, पेन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, पेन, हॉर्सनेस, सोर थ्रोट, ड्राई कफ, फीवर एंड वॉइस लॉस। मैनेजमेंट देखो, वॉइस रेस्ट, स्टीम इन्हेलेशन, एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियल एंड अवॉइड स्मोकिंग। अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम से अगर चिल्लाते जा रहा है, ठीक है, अगर कोई रैली में गया तो वो चिल्लाते जा रहा है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक रिलैक्स, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो मसल, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट, अगर आप रेस्ट लेते हैं तो उस मसल्स को भी आराम मिलेगा, ठीक है, मसल्स को भी आराम मिलेगा तो अल्टीमेटली हीलिंग प्रोसेस अच्छे से होगा और रिकवरी जल्दी हो सकता है। स्टीम इन्हेलेशन, एंटीबायोटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो, ठीक है। इपिस्टैक्सिस, ठीक है, ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग को इपिस्टैक्सिस कहते हैं। टू टाइप्स का होता है, एंटीरियर इपिस्टैक्सिस एंड पोस्टीरियर इपिस्टैक्सिस। पोस्ट मतलब यहाँ पे थोड़ा अंदर जहाँ पे लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और एंटीरियर जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके? हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, नॉइज पिकिंग, ड्राइनेस एंड एंटी कोगुलेंट। ठीक है, दीज हाइपरटेंशन पेशेंट है उसको नोज ब्लीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई इंजरी या ट्रॉमा हो गया उसको हो सकता है नोज ब्लीडिंग। ठीक है, ड्राइनेस या एंटी कोगुलेंट, अगर पेशेंट एंटी कोगुलेंट पे चल रहा है तो नोज ब्लीडिंग उसमें बहुत ईजिली हो जाता है। व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? वेसल्स रप्चर, नेजल ब्लीडिंग हो गया, लॉस ब्लड। फिर सिम्टम्स नोज ब्लीडिंग, डिजीनेस, पैरल एंजाइटी, पेन। यार पेन भूल जा रहे हैं, पेन ही तो है सब कुछ, दर्द। ठीक है, पेन होगा। ठीक है, एंजाइटी, पैलर एंड डायग्नोसिस में क्या देखेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। बीपी, अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट तो नहीं है ना, वो चेक करेंगे। सीबीसी, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वो रूल आउट कर सकते हैं। कंजेशन प्रोफाइल और नेसल एग्जामिनेशन विल ऑल्सो डू। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे, अगर किसी पेशेंट को नोज ब्लीड आता है तो उसे कहेंगे सीधा बैठ जाइए, लीन फॉरवर्ड। ठीक है, स्ट्रेट लीन फॉरवर्ड, और पिंच नोज, नोज को यहाँ पिंच करेंगे, और कोल्ड कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, और पैकिंग, फिर वो गॉज पीस लगा के पैकिंग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल है कंप्लीट, नेसल में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसे नेसल ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। ठीक है, डेविएटेड सेप्टम, जो हमारा ये मिडिल सेप्टम होता है, अगर इसमें डेविएशन आ रहा है, ठीक है, जो नेसल सेप्टम है इसमें डेविएशन आ रहा है तो इट कैन ऑल्सो कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू द नेसल। ठीक है, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। एडिनॉइड, फॉरेन बॉडी एलर्जी एंड पॉलिप्स, कोई एबनॉर्मल मास हो गया, एलर्जी हो गया जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है, सिम्टम्स क्या? ब्लॉकेज आएगा, ठीक है, माउथ ब्रीदिंग लेने लगेगा, कोई स्नोरिंग होगा, और हेडेक एंड रिड्यूस्ड स्मेल, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नेसल में हुआ है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उसमें कोई अल्ट्रेशन आएगा तो स्मेल, ऑब्वियसली बात है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है कि पेशेंट को अच्छे से स्मेल नहीं आएगी। डायग्नोसिस क्या होता है? ठीक है, नेसल एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन। मैनेजमेंट में डिकंजेस्टेड देंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे, फॉरेन बॉडी रिमूवल और सर्जरी अगर नीडेड है तो। ठीक है, उसके बाद नरेंगो ऑब्स्ट्रक्शन, सिमिलरली वो वहाँ पे नोज में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, यहाँ पे लैरिंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, सेम ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फुलनेस लगेगा। ठीक है, एंजाइटी, इंस्पेक्टरी स्ट्रेडर्स आएंगे, सिमिलर है वो भी, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। डीफनेस, एट द लास्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज डीफनेस, कि कोई इंसान बहरा हो गया है उसको डीफनेस कहते हैं। डीफ यानी बहरा। पार्शियल और कंप्लीट हियरिंग लॉस, ठीक है, या तो वो पार्शियल है या तो वो कंप्लीट है हियरिंग लॉस, उसे डीफनेस बोल देते हैं। कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी हियरिंग लॉस और मिक्स्ड, दोनों का मिक्स होता है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद हेल्प ऑफ रेनीज एंड वेबर टेस्ट। ठीक है, रेनीज एंड वेबर टेस्ट की मदद से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, causes hereditary ear infection, aging, accident and loud noise. पैथोफिजियोलॉजी, डिफनेस, कोई नर्व डैमेज हो गई, साउंड ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, अल्टीमेटली हियरिंग लॉस। ठीक है, सिम्टम, डिफिकल्टी इन हियरिंग। ठीक है, रिपीटेड आस्किंग, बार बार पूछेंगे हैं क्या हुआ, मतलब कोई एक इंसान अगर आपके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है सामने तो यू आर गोइंग टू आस्क अगेन एंड अगेन कि हाँ क्या बात है, क्योंकि हियरिंग प्रॉब्लम हुई है। सोशल विड्रॉल, लाउड स्पीच, तेज़ बोलने लगेंगे, हमें कम सुनाई देगा तो हमें लगेगा कि सामने वाला भी कम सुनाई दे रहा है, तो हाँ ऑटोमेटिकली हमारी जो वॉइस होगी वो लाउड हो जाएगी। ठीक है, फिर डायग्नोसिस, विस्पर टेस्ट, रेनी वेबर जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, ऑडियोमेट्री एंड टिम्पैनोमेट्री। नर्सिंग, फेस पेशेंट स्पीक क्लियरली, रिड्यूस नॉइज एंड गिव रिटन प्रेस्क्रिप्शन। कोई बहरा पेशेंट है तो उसके सामने चिल्लाना नहीं है, एग्रेशन नहीं दिखाना है। ठीक है, कामली हैंडल करना है, और गिव रिटन इंस्ट्रक्शंस, लिख के उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? कोई बाहर से हियरिंग एड लगा लो। ठीक है, रिमूव वैक्स, प्रॉपर ईयर हाइजीन मेंटेन करना, टिम्पैनोप्लास्टी करना, अगर कोई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आई है तो, या तो कोई कॉक्लियर इम्प्लांट लगा लो। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली एमसीक्यूज हैं, यू कैन सी। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे यूनिट पे, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ आई डिसऑर्डर। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ आई डिसऑर्डर, जो हम लोगों ने अपना फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट हो गया, आई हो जाएगा अभी कुछ देर में। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं. व्हाट इज आई? यू कैन सी इन द डायग्राम. आई इज इन स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल ऑर्गन दैट कंटेन विजुअल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, हमें विजुअल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आई में. रेटिना हो गया, आई बॉल हो गया, लेंस हो गया, सिलरी मसल्स हो गए. ठीक है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, दिस ऑल आर द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन किसी चीज़ को देखने में हेल्प करता है. ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स किस में हेल्प करते हैं? सामने चीज़ को देखने में. लेयर्स ऑफ आई, स्क्लेरा हो गया. ठीक है, स्क्लेरा वाइट पार्ट, कोरोइड एंड रेटिना जहाँ पे एग्जैक्ट इमेज फॉर्म होता है. ठीक है, फोटो सेंसिटिव जो लेयर होता है वो रेटिना होता है. 3 लेयर्स. स्क्लेरा विच इज द आउटर लेयर, स्क्लेरा, मिडिल लेयर कोरोइड एंड रेटिना इज द इनर लेयर. उसके बाद क्या है? कॉर्निया. कॉर्निया, यू कैन सी द वाइट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया. ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट लेयर प्रोटेक्ट हेल्प फोकस लाइट, लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है. लेंस, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, चेंज शेप, फोकस टू लाइट ऑन रेटिना. आइरिस एंड पीपल, यू कैन सी इन द डायग्राम. रेटिना जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, लाइट सेंसिटिव लेयर होता है. कन्वर्ट लाइट इनटू नर्व, जहाँ पे हमारे लाइट का जो हमने देखा है वो नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम रेटिना में होता है. ठीक है, फिर एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, जो बाहर मसल्स होते हैं. ठीक है, जो मसल्स हमारे इधर लेफ्ट राइट, हम लोगों को लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं. तो ये जो मूवमेंट होता आएगा ना, वो सिर्फ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की वजह से ही पॉसिबल होता है. उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन. चीफ कंप्लेन, ऑनसेट ड्यूरेशन, विजन चेंज एंड पेन एंड रेडनेस. ठीक है, कोई पर्सन अगर आता है, अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है और वो कंप्लेन करता है, हम लोग आई डिसऑर्डर, कोई आई रिलेटेड पेशेंट आ गया और ही इज कंप्लेनिंग दैट आई एम हैविंग दिस, आई एम अनएबल टू सी, आई एम हैविंग रेडनेस, आई एम हैविंग लीशंस. ठीक है, आई कैन सी प्रॉपरली. तो ये सब सिर्फ कंप्लेंट्स में आएगा. हम लोग पूछेंगे ड्यूरेशन कब से हो रहा है, कब तक हो रहा है, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है. ठीक है, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है. ये सब फैमिली हिस्ट्री ये भी पता करेंगे. विजुअल एक्यूटी, ठीक है, कितनी हद तक वो देख पा रहा है वो देखेंगे. एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बाहर से इंस्पेक्ट करके देखेंगे आईलिड्स में इन्फेक्शन तो नहीं है. कंजक्टिवा वाइट है कि पिंक है. ठीक है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ये हमें बस इंस्पेक्ट करके एक्सटर्नली हमें इंस्पेक्ट करना है. ठीक है, प्यूपिल असेसमेंट. ठीक है, किसका? प्यूपिल का असेसमेंट. साइज, शेप, रिएक्ट टू लाइट एंड RAPD. प्यूपिल का असेसमेंट करेंगे. साइज, जो कि ऐसे टॉर्च यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं. ठीक है, अंधेरे में हमारा जो ये होता है प्यूपिल, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जब जैसे ही लाइट आता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेंगे. टोनोमेट्री, स्क्रीन फॉर ग्लूकोमा, नॉर्मल जो होता है 10 to 21 mm ऑफ HG होता है, जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है. ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन. पोस्टीरियर सेगमेंट यानी जो पीछे हमारे यहाँ के जो पिछले स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक रेटिना हो गया, ऑप्टिक डिस्क हो गया, वेसल्स एंड मैकुला. ठीक है, ये सारे लेयर्स को इंस्पेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इन पोस्टीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन. ठीक है, कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्लिट लैम्प टेस्ट, फ्लोरेंस, स्ट्रीन, विजुअल एंड OCT. रेड फ्लैग्स, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? What are the red flags? Sudden vision loss, severe eye pain, flashes, flutters, and red eye with pain. These all are the red flag. Red flag means we have to take interventions immediately as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके हमें इंटरवेंशंस लेने हैं, क्योंकि इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है, इट कैन लीड टू द ब्लाइंडनेस. ठीक है, ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है. ठीक है, अब आई डिसऑर्डर पढ़ते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव एरर्स पढ़ते हैं. डेफिनेशन, फोकसिंग ऑन लाइट ऑन द रेटिना, डिटेक्ट इन फोकसिंग लाइट इन द रेटिना. ठीक है, जो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो लाइट होता है बाहर से, जो हमने देखा हुआ है, बाहर से जो लाइट अंदर हमारे आंखों में आ रही है, वो इमेज कहाँ पे फॉर्म करती है? रेटिना पे करती है. लेकिन जो रेफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, जो रेफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इमेजेस होती हैं, जो इमेज या लाइट जाके एग्जैक्ट रेटिना पे ना जाके उसके आगे गिरती हैं या पीछे गिरती हैं, या 2-3 प्लेसेस पे जाके लाइट रिफ्लेक्ट होती है या इमेज फॉर्म करती है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस आते हैं. ठीक है, टाइप्स पढ़ते हैं. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया. ठीक है, तो मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस.
पास की चीज़ें क्लियरली दिखेंगी, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे से नहीं दिखते, क्लियरली नहीं दिखते, यानी ब्लर दिखते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट है, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो रेटिना के पहले ही हो जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली इन हाइपरमेट्रोपिया इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, पास की चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिहाइंड द रेटिना हो रहा है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, ये मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक जगह नहीं, 2-3 जगह इमेज फॉर्मेशन होता है, और ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। ठीक है, प्रेसबायोपिया जो होता है ये एज रिलेटेड चेंज है, इसमें भी ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखते हैं। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या, इसमें भी ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखते हैं, रिस्पेक्टिव पास है कि दूर है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या हो गया, एक्सेसिव स्क्रीन नियर यंग आई स्ट्रेन। कॉज सिर्फ एक है, आई को ज़्यादा स्ट्रेन देना, यानी आई से ज़्यादा काम करवाना हो सकता है। कोई अगर चिल्ड्रेन है, कोई टीनेजर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, रात रात दिन भर फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, रात भर दिन भर क्या करते हैं, वो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग स्क्रीन टाइम की वजह से भी हो सकता है ये, और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन भी पड़ रहा है आइस पे। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन भी पड़ रहा है, तो उसके वजह से भी ये कॉज हो सकता है। सिम्टम्स ब्लर्ड विजन, हेडेक एंड आई स्ट्रेन, डिफिकल्टी इन रीडिंग। तो स्पेसिफिक जो जितने टाइप्स थे, स्पेसिफिकली जो साइन एंड सिम्टम्स वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हो क्या रहा था, बस ब्लर दिख रहा था, या तो पास की चीज़ें या तो दूर की चीज़ें, या तो दोनों ही। ठीक है, फिर देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, कोई एबनॉर्मल आईवॉश, कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से लाइट फोकस नहीं हो पा रहा है रेटिना पे, ब्लड विजन बन रहा है और पढ़ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं सही से। फिर आता है मैनेजमेंट, स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस एंड लेसिक्स। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या पढ़ेंगे, टीच आई केयर, प्रॉपर लाइटिंग एंड रेगुलेट आई चेकअप। ठीक है, आईलिड इन्फेक्शन एंड डिफॉर्मिटीज। ठीक है, आईलिड इन्फेक्शन, ये जो हमारा आईलिड होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, स्टाई, या इसको हॉडियोलम भी कहते हैं, इसको हॉडियोलम भी कहते हैं। ब्लेफराइटिस हो गया, पिटोसिस, इंट्रोपियन, इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन। ठीक है, पोटोसिस जो होता है वो ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, हमारा आईलिड ऐसे गिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये पूरा खुला हुआ रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ रहेगा ऐसे। ठीक है, ये होता है पोटोसिस। ठीक है, हॉडियोलम जो होता है, स्टाई, जो कि इन्फ्लेमेशन होता है आईलिड का, और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, जो यहाँ पे सुबह सुबह को आप लोग उठते हैं, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, ठीक है, आके एक्यूमुलेट होता है, इसमें उसका स्टाई का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लेफराइटिस इज अ सीवियर इन्फेक्शन ऑफ आईलिड, है तो इन्फेक्शन भी, लेकिन ये माइल्ड है और ये सीवियर है। इंट्रोपियन, ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ जो हमारा, यू कैन सी इन द डायग्राम, जो हमारा लोअर आईलिड है इंट्रोपियन में, ये लोअर आईलिड बाहर की तरफ झुक गया है, और एक्ट्रोपियन अंदर के साइड। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इंट्रोपियन मीन्स बाहर आईलिड झुक जाना, और एक्स्ट्रोपियन मतलब अंदर झुक जाना। ब्लेफराइटिस इज अ सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, फिर देखेंगे कॉजेज, इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन ना कर रहे हो, कोई पुअर पर्सन है, ठीक है, ट्रॉमा है या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, दीज ऑल आर द कॉजेज। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक है, लीड स्वेलिंग, ठीक है, यहाँ पे रेड स्वेलिंग रेडनेस आएगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्टाई बोल सकते हैं। ठीक है, और इरिटेशन होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, वाटरिंग ऑफ आई हो सकता है। ठीक है, बार बार पानी निकलना आँख से, ये हो सकता है, पेन हो सकता है। ठीक है, डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन इज ओनली वन डायग्नोसिस। पैथोफिजियोलॉजी, इन्फेक्शन आया, आईलिड स्वेल हुआ, इरिटेशन हुआ, साइन एंड सिम्टम्स दिख गया, ये पैथोफिजियोलॉजी है। वार्म कंप्रेशन, एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन उसको ट्रीट करने के लिए, और हाइजीन मेंटेन करेंगे। सर्जरी, अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है तो ट्रीटेबल ना हो और वो मेडिसिन से, तो हम लोग सर्जरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंजक्टिवाइटिस, व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, इसको पिंक आई भी बोलते हैं। ठीक है, पिंक आई, जो हमारा कंजक्टिव आई, जो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। जनरली जो कंजक्टिवा होता है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, पिंक आई भी बोलते हैं इसको। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, रबिंग आई, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड पर्सन है, डस्ट। ठीक है, कॉजेज, आउटर लेयर है कंजक्टिवा। ठीक है, इट इज़ अ आउटर लेयर, तो आउटर लेयर में कोई डस्ट आ गया, कोई बार बार रबिंग कर रहा है, कोई इंसेक्ट आके स्ट्राइक हो गया आँख पे, ठीक है, या कोई पहले से प्रोलॉन्ग समय से इन्फेक्शन चले आ रहा हो, हाँ, या कोई केमिकल अंदर चला जाए, तो कल माइल्ड फॉर्म में गया हुआ है
तो वो कंजक्टिवा कॉज कर सकता है, कंजक्टिवाइटिस। पैथोफियोलॉजी, कोई इन्फेक्शन आया, इन्फ्लेमेशन हुआ और साइनस सिम्टम देखे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड स्वैब इफ नीडेड, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड स्वैब इफ नीडेड, स्वैब क्यों करेंगे? अगर कोई इन्फेक्शन सस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन सस्पेक्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली इन्फेक्शन कौन सा है वो रूल आउट करने के लिए हम लोग ये करेंगे। तो सिम्टम्स, रेडनेस, डिस्चार्ज, स्टिकी आईलिड्स, इचिंग एंड वाटरिंग। मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक, कोल्ड कंप्रेशन, हैंड हाइजीन, सेपरेट टॉवल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो नर्सिंग मैनेजमेंट अपना फील्ड है। कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया दैट may lead to the ulceration, pain, vision loss and not treated promptly। अगर अच्छे से ट्रीट ना किया गया कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है, कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन होना, और इट कैन कॉज अल्सरेशन, अल्सर्स फॉर्मेशन हो सकता है, पेन होगा, विजन लॉस होगा, ठीक है, अगर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो। कॉजेस, कोई ट्रॉमा है, ठीक है, कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट होता है कॉर्निया में तो कॉन्टैक्ट लेंस इन्फेक्शन, बहुत सारे लोग होते हैं जी कॉन्टैक्ट लेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पेक्टिकल्स लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। विटामिन ए डिफिशिएंसी एंड कोई वायरस या बैक्टीरिया इनकाउंटर कर रहे हैं, सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। कॉर्निया में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे? फोटोफोबिया, पेन, इरिटेशन एंड नॉट क्लियर विजन। फोटोफोबिया मीन्स अगर हम लोग पेशेंट को बोल रहे हैं जस्ट स्टैंड और सिट इन द लाइट, सो उसे डर लगेगा, मैं लाइट में नहीं बैठूंगा, ठीक है, मैं लाइट में नहीं बैठूंगा, इसको फोटोफोबिया कहते हैं। पेन होगा, ठीक है, इरिटेशन होगा और क्लियर विजन नहीं आएगा, क्योंकि कॉर्निया इन्फेक्ट हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है कॉर्निया में। तो यू कैन सी इन द डायग्राम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, फ्लोरेसेंस स्टैनिंग एंड कल्चर, ठीक है। मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक, आई पैचेस इफ एडवाइज्ड एंड सर्जरी इज इफ परफोरेशन, आई पैचेस इज एडवाइज। आई पैचेस की फोटोफोबिया है ना, फोटोफोबिया है तो इन ऑर्डर टू क्लोज द आईज हम लोग आई पैचेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैटरैक्ट, सो व्हाट इज कैटरैक्ट? क्लाउडिंग अपीयरेंस, ठीक है, क्लाउडिंग अपीयरेंस ऑफ लेंस, यू कैन सी फोटो में आप लोग देख सकते हैं द अपीयरेंस या यू कैन सी इट इज इन क्लाउडी लाइक स्ट्रक्चर। अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे आई लेंस में, अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आ रहा है तो वी कैन से दैट इट इज द कंडीशन नोन एज कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट, तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? ओल्ड एज, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज, डायबिटीज, ठीक है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से कैटरैक्ट हो सकता है? ओल्ड एज है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ करने, कोई पेशेंट है लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, तो उसके हो सकता है ओल्ड एज या डायबिटीज़ का पेशेंट है। लेस प्रोटीन, डिजेनरेशन, ठीक है, जो लेंस के प्रोटीन्स होते हैं वो डिजेनरेट हो गए, वो कम हो गए। लेंस ओपेसिटी, सो ओपेसिटी ऑफ लेंस increases, ठीक है, opacity of lens increases, light cannot pass clearly, blurred vision ultimately, ठीक है, पेनलेस ब्लड विजन होगा, ग्लेयर होगा, डिफरेंट इन आई विजन, वाइट पीपल, यू कैन सी वाइट पीपल। डायग्नोसिस, विजुअल एक्यूटी एंड स्लिट लैम्प। मैनेजमेंट, कैटरैक्ट, इंट्राओकुलर लेंस एंड इम्प्लांट। नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद आता है ग्लूकोमा। व्हाट इज ग्लूकोमा? ये बोल सकते हैं बहुत क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ आई, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ग्लूकोमा में 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों में क्या क्या आता है? पहला तो जो इंट्राओकुलर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और ऑप्टिक नर्व में डैमेज आने लगेगा, और जो हमारा पेरिफेरी विजन्स होते हैं वो कम होने लगेंगे, ठीक है, यानी टर्नल विजन्स में कन्वर्जन होने लगेगा। ये 3 दिक्कतें आती हैं हमारे ग्लूकोमा में। इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, डैमेजिंग ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसमें तो सिर्फ एक ही बात बताया गया है कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है, जो लिक्विड प्रेजेंट है अंदर, इसका प्रेशर बढ़ने की वजह से डायरेक्टली डैमेज किसको कर रहा है? ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली किसको डैमेज कर रहा है? ये हमारे ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा है, ओके। उसके बाद प्रेशर हाई, जो रिस्क फैक्टर्स होंगे, प्रेशर हाई इन
जो आंखों में प्रेशर ज़्यादा फील होगा, फैमिली, एल्डरली एज, स्टेरॉइड यूज और सिस्टमिक डिजीज जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो गया। बट इस पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, ये ग्लूकोमा जो होता है मैं आप सभी को बता दूं, ग्लूकोमा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ग्लूकोमा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज ओपन एंगल, सेकंड इज क्लोज एंगल। इन ओपन एंगल स्लोली स्लोली वो आगे प्रोग्रेस होता है, जिसमें जो एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। वो डिस्टर्ब होने की वजह से धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होता है और इतना बोल सकते हैं घातक या सीवियर नहीं माना जाता है। धीरे धीरे डिफिकल्टी आती है देखने में या धीरे धीरे चाइनीज सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर क्लोज एंगल ग्लूकोमा की, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन मानी जाती है कि जो जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे आई में जो ड्रेन करते हैं फ्लूइड्स को, उसमें प्रॉब्लम आती है और अचानक से ब्लॉक होता है। अगर 3-4 घंटे में इंटरवेंशन ना दिए गए तो पेशेंट परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स आई पेन, हेडेक, लॉस, ब्रेन एंड नोजिया, वोमिटिंग। डायग्नोसिस टोनोमेट्री, फंडोस्कोपी एंड विजुअल फील्ड टेस्ट, आई ड्रॉप, लेजर एंड ट्रेबेकुलोटॉमी, ठीक है। आई ड्रॉप देंगे पेशेंट को कि आई ड्रॉप डालिए, ठीक है, अगर उतना माइल्ड है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, आई ड्रॉप डालिए। लेज़र थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और ट्रेबेकुलोटॉमी, ट्रेबेकुलोटॉमी में क्या करते हैं, जो एक्सेसिव फ्लूइड है अंदर आँख में उसको बाहर ड्रेन आउट करेंगे, ठीक है। गिव अ ड्रॉप ऑन टाइम, अवॉइड मिसिंग ट्रीटमेंट, मॉनिटर विजन। ये सब है नर्सिंग। रेटिनल डिटैचमेंट इज अ सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम द अंडरलाइंग लेयर, ठीक है। जो रेटिना कोई भी स्ट्रक्चर होता है, सपोज कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसका एक फिक्स प्लेस होता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसका एक फिक्स प्लेस होता है। सिमिलरली रेटिना ऑल्सो हैव द फिक्स स्टेट पोजीशन। तो अगर रेटिना डिटैचमेंट, यू कैन सी डिटैचमेंट, यू कैन सी द डिटैचमेंट मीन्स डी अटैचमेंट। लाइक अगर मैं बोलूँ इट इज़ द पार्ट ऑफ माई बॉडी, दिस इज पेन इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी। सो अगर यहाँ से ये हटता है, ठीक है, if it separates from here, so I can say that it's get detached from my this part of body, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर्स, निमोनिक्स, फैमिली हिस्ट्री, लॉन्ग आई बॉल, मायोपिया, सर्जरी, ट्रॉमा। कोई पहले से फैमिली में प्रॉब्लम है, ठीक है, लॉन्ग आई बॉल, मायोपिया है और एजिंग, अगर कोई एज पर्सन है तो उसमें रेटिनल डिटैचमेंट कॉमन होता है क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं, उतना जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है और अल्टीमेटली कॉज हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट। सर्जरी कोई पहले से हुई हो या होल्स हो या टीयर्स हो रेटिना में। पैथोलॉजी आप लोग देख सकते हैं, रेटिनल टीयर आया, फ्लूइड एंटर बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे फ्लूइड आ जाता है, फिर रेटिनल सेपरेट्स हो जाता है अपने पोजीशन से। सिम्टम अल्टीमेटली सिम्टम्स क्या आएंगे, फ्लैशेस ऑफ लाइट आएंगे, ठीक है। फ्लैशे को फ्लैश नहीं जलता फ़ोन का, ऐसे फ्लैशेस ऑफ लाइट आएंगे आपके सामने। फ्लॉटर्स कंटेन लाइक शेडो एंड शेडो लाइक, कैन सी डायग्राम। शेडो लाइक जो आगे हम लोग देखते हैं जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो शेडो लाइक होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में देखते हैं लेज़र, क्रायोथेरेपी, स्क्लेरो बकल एंड विट्रेक्टोमी। नर्सिंग मैनेजमेंट अर्जेंट रेफर, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करेंगे हम लोग, अगर इसका ट्रीटमेंट इंटरवेंशन तुरंत नहीं दिया गया तो इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा ब्लाइंडनेस। व्हाट इज ब्लाइंडनेस? पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है। पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन को हम लोग ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, कंप्लीट अंधा हो जाना, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, इट इज ब्लाइंडनेस। अब ये हो कैसे सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस? बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लाइक कोई क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो गया, ऐसे कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आँख में कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ, कोई पहले से डिजीज लाइक कैटरेक्ट हो गया, विटामिन ए डिफिशिएंसी लाइट ब्लाइंडनेस होता है इसकी वजह से। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी ये बहुत कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, कैटरेक्ट की वजह से, ग्लूकोमा की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा, इम्पेयर्ड इमेज फॉर्मेशन होगा और लॉस ऑफ विजन अल्टीमेटली। सिम्टम्स क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिपेंडेंसी एंड एंजाइटी। डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, अगर कुछ दिखेगा नहीं तो वी आर अल्टीमेटली गेट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। डायग्नोसिस, विजुअल एक्यूटी, फंडोस्कोपी एंड कॉस
specific test, management treat causes, spectacles, surgery and rehabilitation. Nursing management provide safe environment, assist mobility, emotional support, teach use of वॉकिंग स्टिक्स. अगर वो अंधा है तो उसको रिहैब करेंगे कि बिना देखे स्टिक्स की मदद से कैसे चलें. ठीक है. मैनेजमेंट ट्रीट कॉज स्पेक्टिकल्स यूज़ करेंगे, लेकिन अगर परमानेंट ब्लाइंडनेस है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई सर्जरी करा सकते हैं और रिहैब भेज सकते हैं. ठीक है. आई डोनेशन. सो आगे देखते हैं व्हाट इज़ आई डोनेशन या आई बैंकिंग, आई ट्रांसप्लांटेशन. सो आई डोनेशन क्या होता है? डोनेशन ऑफ आई आफ्टर डेथ ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन. फिर आई बैंक क्या होता है? सेंटर वेयर डोनेटेड आई, ठीक है, आर कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड सप्लाइड. आई डोनेशन यानी अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वी ऑलवेज यूज टू डोनेट और आई की डोनेट कर देते हैं, क्या पता किसी के काम में आ जाए. ठीक है. आई बैंक डोनेट किया हुआ आई बेसिकली हम लोग कॉर्निया को डोनेट करते हैं. ठीक है. पूरा आई डोनेट नहीं होता है, स्पेशली जो कॉर्निया होता है वो डोनेट होता है. फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है. ठीक है. डैमेज्ड कॉर्निया, डोनेटेड कॉर्निया, रिप्लेस्ड इन डैमेज कॉर्निया और लास्ट में रिस्टोर क्लियर विजन. अल्टीमेटली जो पर्सन है क्लियरली देख सकता है. अब आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन आई शुड बी डोनेटेड 4 to 6 hours आफ्टर डेथ. जो डोनेशन होता है आई का वो 4 से 6 घंटे के अंदर कर देना है, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन 4 से 6 घंटे बाद भी जो आई की होती है उसका भी डेथ हो जाती है. एनीवन कैन प्लेज आई डोनेशन, कोई भी दे सकता है. कॉर्निया कॉमन, जो मैंने बताया ना, जो प्राइमरली होता है, प्राइमरीली जो ट्रांसप्लांट होता है हमारा कॉर्निया होता है ट्रांसप्लांट. ठीक है. कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बढ़ा दिया मैंने. फिर नर्सिंग रोल. व्हाट इज द नर्सिंग रोल? कि ट्रीट अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना है. काउंसलिंग करेंगे, इन्फॉर्म आई बैंक, मेंटेन डिग्निटी ऑफ डोनर एंड एजुकेट कम्युनिटी. ठीक है. उसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे जो पहले आ चुके हैं. कैटरैक्ट इज ओपेसिटी ऑफ लेंस. ठीक है. रेडनेस, इचिंग एंड वाटरी डिस्चार्ज इज कॉमन इन कंजक्टिवाइटिस. ग्लूकोमा मेनली कॉज ड्यू टू द ऑप्टिक नर्व डैमेज. ठीक है. फिर आई डोनेशन इज मेनली यूज्ड फॉर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, सडन फ्लैशेस, फ्लटर्स, रेटिनल डिटैचमेंट. ठीक है. we have done with our unit number 1 and unit number 2. ठीक है. तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4. ठीक है. तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में. धन्यवाद.